एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बच्चों, बीएसटी की लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था हमारा चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब आज हम लोग करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है चैप्टर का? प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। अगेन एक वन शॉट लेक्चर है, एक ही वीडियो में हम लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, बहुत डिटेल में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में। तो देखो, शुरू करने से पहले कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैम आपने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी नहीं कराया। देखो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी कुछ बुक्स के अंदर, अगर मैं रेफरेंस बुक्स की बात करूं तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी आपके चैप्टर नंबर 2 का ही पार्ट है। बट अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, हम एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी अलग से एक सेपरेट चैप्टर है। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी मैं आपको अलग से एक सेपरेट चैप्टर के तौर पर कराऊंगी, बहुत डिटेल के अंदर। हम लोग सीक्वेंस में चल रहे हैं, बस आप सीक्वेंस में लेक्चर्स फॉलो करते जाओ, सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है जी, शुरू करें। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। तो देखो, हम बुकिश लैंग्वेज पर बाद में आएंगे कि भैया किताब में क्या लिखा है। सबसे पहले चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं कि प्राइवेट एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेस क्या होते हैं। देन हम लोग बात करेंगे कि हमारी किताब में क्या लिखा है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस। देखो, बहुत ही सिंपल सा है। ऐसे एंटरप्राइजेस, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो किसके हैं? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हैं, मतलब जो सरकार के नहीं है, कुल मिला के प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हैं। मेरे जैसे, आपके जैसे लोगों के जो बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं ना, उसे हम प्राइवेट एंटरप्राइजेस बोलते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस हैं विच आर ओन्ड, मतलब है किसके? मैनेज्ड, कौन मैनेज कर रहा है? एंड कंट्रोल, कौन कंट्रोल कर रहा है? which are owned, managed and controlled by private individuals, जो है भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के, आपके मेरे जैसे लोगों के, जिन्हें हम ही मैनेज कर रहे हैं, हम ही कंट्रोल कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, कुल मिला के बस सरकार के नहीं है, गवर्नमेंट के नहीं है, वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस होते हैं। तो देखो, प्राइवेट एंटरप्राइजेस हम कैसे कैसे सेट कर सकते हैं, वो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, हमारे घर के आसपास में जो ग्रोसरी शॉप होती है, आपके घर के आसपास में जो ग्रोसरी शॉप है, एक ही अंकल वहां पर होते हैं, वो सोल प्रोप्राइटरशिप प्राइवेट एंटरप्राइजेस का एक पार्ट है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, भैया दादाजी का कोई बिजनेस है, पापा और चाचा मिलकर उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, वो भी प्राइवेट एंटरप्राइज है। या फिर पार्टनरशिप हो गई, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, मान लो फार्मर्स की है, या फिर जिन लोगों को सस्ते में घर बनाना है उनकी है। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? हमारे प्राइवेट एंटरप्राइजेस के अंदर। पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मतलब ये सरकार के नहीं है, किसके हैं? आपके मेरे जैसे हम लोगों के हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हैं। दूसरा कौन से होते हैं? पब्लिक एंटरप्राइजेस, नाम से ही समझ में आ रहा है, विच आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, जो है भी सरकार के, सरकार ही उन्हें मैनेज कर रही है, सरकार ही उन्हें कंट्रोल कर रही है। इस तरह के एंटरप्राइजेस को बोला जाता है पब्लिक एंटरप्राइजेस। फॉर एग्जाम्पल, रेलवेज है, हमारा पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, आप लोगों ने ONGC सुना होगा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऐसे बहुत सारे हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, सेल, गेल है, बहुत सारे ऐसे हैं। सो ऐसे एंटरप्राइजेस जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के नहीं है, जो किसके हैं? गवर्नमेंट के हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, दोनों के मिले जुले भी हो सकते हैं, कुल मिला के सिर्फ सरकार के हैं। वो कौन सा एंटरप्राइजेस है? पब्लिक एंटरप्राइजेस। समझ में आया? तीसरा नाम क्या था हमारे चैप्टर के नाम में? ग्लोबल एंटरप्राइजेस। देखो, ग्लोबल एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस हैं जिनका जो बिजनेस है वो एक देश से ज्यादा देशों में चल रहा है। मतलब एक देश से ज्यादा देशों में अगर आपके बिजनेस ऑपरेशंस चल रहे हैं, अगर आप एक देश से ज्यादा में ऑपरेट कर रहे हो, तो आप ग्लोबल एंटरप्राइजेस हो। इसको आप किस नाम से जानते हो? इसे हम लोग जानते हैं MNC के नाम से। किसके नाम से? MNC के नाम से। मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस, जैसे टाटा ग्रुप्स है, विप्रो है, इन्फोसिस है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेजॉन है, ये सब क्या है? ग्लोबल एंटरप्राइजेस है, जिनका बिजनेस एक देश से ज्यादा देश में चल रहा है। समझ में आ गई यहां तक बातें? अब हम आते हैं कि यार हमारी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो देखो, फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास में प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर अभी मैंने बता दिया क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेसेस, इसमें कौन से बिजनेसेस आते हैं? विच आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जो किसके हैं? इंडिविजुअल्स के हैं, मेरे हैं या आपके हैं। ग्रुप भी हो सकता है कि आपने और मैंने मिलकर क्या कर ली, कोई कंपनी फॉर्म कर ली है या फिर पार्टनरशिप कर ली है, इस तरह से।
अलग अलग तौर पर हम प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस को फॉर्म कर सकते हैं। कैसे कैसे? जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप, हमारे घर के आसपास में जो ग्रोसरी शॉप होती है, या फिर केमिस्ट की दुकान है, या फिर कोई स्टेशनरी शॉप है, एक ही बंदा उसे चला रहा है। पार्टनरशिप हो सकती है, आपने और मैंने क्या कर ली, पार्टनरशिप कर ली है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है कि भैया दादाजी का बिजनेस है, दादाजी पापा और चाचा मिलकर चला रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है या फिर कंपनी फॉर्म कर ली। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस कौन से एंटरप्राइजेस है? विच आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ये तीन वर्ड्स आपको लिखने हैं, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। चमक गया अच्छे से, याद भी हो गया होगा। अगला कौन सा है हमारे पास में? पब्लिक सेक्टर। अभी बताया था पब्लिक सेक्टर कंसिस्ट ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं? विच आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो है भी किसके? सरकार के हैं। सरकार ही इन्हें मैनेज कर रही है, सरकार ही इन्हें कंट्रोल कर रही है। सो ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। अब देखो ये हो सकता है पूरी तरह से किसके हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये पूरी तरह से किसके हैं? स्टेट गवर्नमेंट के हैं। तो ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, पूरी तरह से स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं कि कर्नाटका गवर्नमेंट का है, राजस्थान गवर्नमेंट का है, एमपी गवर्नमेंट का है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भैया पार्टली स्टेट पार्टली सेंट्रल, दोनों का मिला जुला है। कैसे भी हो सकता है। अब ये फॉर्म भी कैसे भी हो सकते हैं, अभी हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं। ये हमारा मिनिस्ट्री का पार्ट भी हो सकते हैं, अभी इसे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखो बेसिकली जो सरकार होती है, सरकार कोई एक इंसान थोड़ी ना है। सरकार कैसे काम करती है? सरकार को बहुत सारी चीजें देखनी है। सरकार को एजुकेशन भी देखना है, सरकार को डिफेंस भी देखना है, सरकार को रेलवेज भी देखना है, उसको एग्रीकल्चर भी देखना है, उसको हेल्थ भी देखना है, सब कुछ देखना है। तो सरकार क्या करती है? इस काम को डिवाइड कर देती है, बांट देती है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज बना देती है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इस तरह से। तो ये जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है ना, सरकार के एंटरप्राइजेस, ये मिनिस्ट्री का पार्ट भी हो सकता है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का पार्ट है रेलवे डिपार्टमेंट हमारा, है ना, पूरा का पूरा रेलवे, तो ये मिनिस्ट्री का पार्ट भी हो सकता है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि इन एंटरप्राइजेस को फॉर्म करने के लिए पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास करना होता है। अभी बहुत डिटेल में हम इसे पढ़ने वाले हैं, घबराना मत। पार्लियामेंट में एक्ट पास होना होता है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया, हमारे सारे बैंकों का पापा, तो उसके लिए स्पेशल एक्ट आया था, आरबीआई एक्ट 1934। तो पार्लियामेंट में एक्ट भी पास होना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। द गवर्नमेंट थ्रू दीज एंटरप्राइजेस पार्टिसिपेट्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री। और इन्हीं डिपार्टमेंट्स, इन्हीं एंटरप्राइजेस की हेल्प से जो हमारी सरकार है वो बेसिकली काम करती है। मतलब भैया रेलवे डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहा है, ओएनजीसी कैसे काम कर रहा है, एसबीआई कैसे काम कर रहा है, इसी से तो हमें पता चलता है कि सरकार कैसे काम कर रही है। तो बेसिकली सरकार इन्हीं के थ्रू इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब देश के अंदर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है। जैसे सरकार हमें रेलवे की सर्विसेज दे रही है। समझ में आ गया अच्छे से? तो ये तो हमारा हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। देखो आपकी एनसीईआरटी के अंदर ही कुछ बातें इंपॉर्टेंट गिवन है जो आपको पता होनी चाहिए। पहला क्या लिखा है? द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, कि भैया आज़ादी के बाद हम लोगों ने देखा कि हमें हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। बोले तो हमें हमारे देश के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज खोलनी है, तो उसके लिए आया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1948, शॉर्ट में बोलते हैं आईपीआर 1948। इसमें सरकार ने क्लियरली बताया कि अगर हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, इंडस्ट्रीज खोलनी है, तो पब्लिक का क्या रोल होगा, यानी कि पब्लिक सेक्टर सरकार का क्या रोल होगा और प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होगा, दोनों के रोल बता दिए। प्लस सरकार ने कुछ रूल्स रेगुलेशंस लॉस भी सेट करे कि भैया इन रूल्स रेगुलेशन लॉस के थ्रू ही सरकार पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों पर क्या रखेगी, नजर रखेगी, दोनों को कंट्रोल करेगी कि कोई घपलेबाजी, कोई गड़बड़ वगैरह ना हो। एक पॉइंट तो ये समझ में आया। फिर 1956 के अंदर दूसरा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आता है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। इसके अंदर सरकार क्या बोलती है कि भैया अगर हमें हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो करना है, तो उसके लिए मेन रोल किसका होगा? पब्लिक सेक्टर का।
सरकार का मेन रोल होगा, सरकार को इंडस्ट्रीज खोलनी पड़ेगी, प्राइवेट से ना हो पाएगा, प्राइवेट की बस की नहीं है, क्योंकि प्राइवेट के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो सरकार ने मेन रोल, मेन भी आप बोल सकते हो, इसको आप प्राइमरी भी बोल सकते हो, ये हम लोगों ने इको में पढ़ा है। प्राइमरी रोल नहीं, हम लोगों ने इको में नहीं पढ़ा, ये आप क्लास 12th में इको में पढ़ोगे, ठीक है ना, अभी नहीं पढ़ा इंडियन इको के अंदर। तो प्राइमरी रोल यानी कि मेन रोल किसका होगा, पब्लिक सेक्टर का, ठीक है। सरकार क्या कहती है कि भैया अगर हमें हमारे देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज खोलनी है, डेवलपमेंट करना है, तो प्राइमरी मतलब मेन रोल को तो किसका होगा, पब्लिक सेक्टर का, यानी कि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस का। प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज करा, बट प्राइवेट सेक्टर का रोल कैसा होगा, सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब बाद का होगा, कि भैया अगर प्राइवेट सेक्टर को बेसिकली क्या होता है, इंडस्ट्री वगैरह खोलनी होती है ना, तो प्राइवेट सेक्टर को क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। सो वही इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस में मेन रोल सरकार का होगा, पब्लिक सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज करा, बट उसका रोल सेकेंडरी, बाद का होगा, लाइसेंसिंग सिस्टम है, ठीक है भैया। 1956 से समझ लो 1990 तक ऐसे ही चला। 1991 के अंदर अगेन सब कुछ बदल गया। 1991 के अंदर सरकार क्या करती है, सरकार ने करा कि भैया अब हम पब्लिक सेक्टर यानी कि जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस हैं उनका रोल कम कर रहे हैं, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर का रोल हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, जो गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस थे, उनके शेयर्स को किसको बेच दिया गया, उनके शेयर्स को बेच दिया गया प्राइवेट सेक्टर को। किसको बेच दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिड्यूस इट्स कंट्रोल ओवर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। सरकार ने क्या करा, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया कि तुम जानो, तुम संभालो, क्योंकि उन्हें दिखने लग गया कि यार पीएसयू सही से काम नहीं कर रहे। पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सही से काम नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर को दे दो, प्राइवेट सेक्टर अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज लगाएगा, प्राइवेट सेक्टर को मैनेज करना भी आता है, मैनेजरियल एक्सपर्टीज भी लगाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर को फ्रीडम दे दी कि भैया तुम खुलकर बिजनेस कर सकते हो। तो 1991 के अंदर क्या करा, पब्लिक के रोल को कम करा, सरकार के रोल को, और प्राइवेट के रोल को क्या करा गया, बढ़ाया गया। और तो और क्या करा गया, हम लोगों ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी एनकरेज करा कि भैया दूसरे देश हमारे देश में पैसा इन्वेस्ट करें, बाहर की कंपनीज आए और हमारे देश के अंदर अपना बिजनेस सेटअप करें। तो वही हम लोगों ने एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करा कि बाहर के लोग हमारे देश में पैसा लगाएं। तभी से हमारे देश में एमएनसीज आने लगी, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आने लगे। वो आज भी आप देख रहे हो, आज भी अगर आप हाईटेक सिटीज में जाओगे तो ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनीज ने ही पूरे मार्केट को कैप्चर कर रखा है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन ही आपकी बुक के अंदर गिवन था कि टाइम टू टाइम क्या क्या चेंजेस आए हैं। समझ में आ गई यहां तक बातें। आगे अब हम बात करते हैं भैया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के क्या क्या फीचर्स होते हैं। कौन से होते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, किसके होते हैं, गवर्नमेंट के, विच आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जो है भी सरकार के, सरकार ही कंट्रोल कर रही है, सरकार ही मैनेज कर रही है। जैसे रेलवेज है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, हमारी डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, बहुत सारे बतेरे ही है। The government has a major role to play in the formation of the public sector। बेटा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अगर खोलने हैं तो उसमें मेन रोल किसका होगा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होगा क्या, आपका या मेरा होगा क्या, नहीं। इसमें मेन रोल किसका होगा, इसमें मेन रोल होगा सरकार का। अब सरकार कोई एक इंसान तो है नहीं, सरकार क्या है, हम लोगों ने ही कुछ लोगों को इलेक्ट करा है, वही सरकार है, वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो सरकार किसके थ्रू काम करती है, सरकार काम करती है अपने लोगों के थ्रू। सरकार के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स आते हैं, उन मिनिस्टर्स के नीचे बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स है, आईपीएस ऑफिसर्स वगैरह है, इसी तरह से होता है। तो सरकार अपने लोगों के थ्रू काम करती है, सरकार अपने ऑफिसेस के थ्रू काम करती है, सरकार अपने एम्प्लॉयज के थ्रू काम करती है, और यही लोग सरकार के बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं। तो पहला हो गया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अगर खोलने हैं तो मेन रोल किसका होगा, सरकार का होगा। सरकार अपने लोग, अपने ऑफिसेस, अपने एम्प्लॉयज के थ्रू काम करती है, यही लोग सरकार के बिहाफ पर सारे डिसीजंस लेते हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। बेटा पीएसयू से क्या होता है, आप इसको पीएसई भी बोल सकते हो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और इसे हम पीएसयू भी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ठीक है। इनसे क्या होता है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। भैया देश में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, जैसे प्राइवेट सेक्टर गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है, पब्लिक सेक्टर भी करता है। गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, हमारे देश का जीडीपी बढ़ता है, वही क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है।
समझ में आया? देश में गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, गुड्स कुछ भी हो सकते हैं, गुड्स कुछ भी हो सकते हैं, गुड्स हो सकता है एलपीजी गैस सिलेंडर्स है, गुड्स गाड़ी भी होते हैं, गुड्स के अंदर हमारे फूड ग्रेन्स भी आते हैं, कपड़े भी आते हैं, सब कुछ आता है। सर्विसेज आपको पता ही है, जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफिक सर्विस है, कम्युनिकेशन सर्विस है, रेलवे एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है। तो देश में जब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, हमारे देश का जीडीपी बढ़ता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं हमारा क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर ओन्ड बाय द पब्लिक। किसके होते हैं? पब्लिक के होते हैं। पब्लिक मतलब हमारे होते हैं, हमारे मतलब ये सरकार के हैं। देखो, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो होते हैं वो किसके होते हैं? सरकार के होते हैं। सरकार इनमें पैसा लगाती है, सरकार इनमें क्या लगाती है? फंड्स लगाती है। अब सरकार के पास में बेसिकली पैसा कहाँ से आता है? जो हम लोग टैक्सेस पे करते हैं वही तो सरकार का पैसा है, उसी पैसे को सरकार इनमें लगा रही है। तो कुल मिला के एंटरप्राइजेस किसके हैं? हमारे हैं। और गवर्नमेंट क्या है यार? गवर्नमेंट हमें ही तो रिप्रेजेंट कर रही है, हम ही लोगों ने तो चुनकर सरकार बनाई है ना, हम ही में से कुछ लोग खड़े हुए हैं, उन्हें हम लोगों ने इलेक्ट करा है और सरकार बनाई है। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस किसके हैं? सरकार के हैं। एंड आर अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हम लोगों के मतलब सरकार के हैं, सरकार ने इनमें पैसा लगाया है। पैसा कहाँ से आया है? जो हम लोगों ने सरकार को टैक्सेस पे करे हैं। तो कुल मिला के पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। पब्लिक जवाब मांगती है कि भैया इस पैसे को आपने कहाँ पर खर्च करा। ठीक बात है ना, पब्लिक जवाब मांगती है कि इस पैसे को आपने कहाँ खर्च करा। तो बेटा ये पार्लियामेंट में अकाउंटेबल है, यानी कि आंसरेबल है, कि इनके अकाउंट्स बनाए जाते हैं प्रॉपर। अकाउंट्स तो सारे बिजनेस के ही बनते हैं कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह क्या है, बैलेंस शीट वगैरह। उसके बाद में एक ऑडिटर आता है, एक ऑडिटर आता है और ऑडिटर का काम होता है उन अकाउंट्स को चेक करना कि भैया ये जो अकाउंट्स हैं वो ट्रू पोजीशन तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो सही तो है ना, कोई घपलेबाजी तो नहीं है। फिर ऑडिटर क्या करता है? एक रिपोर्ट तैयार करता है जिसमें वो सारी चीजें लिखता है कि हाँ भैया ये जो अकाउंट्स हैं वो ट्रू पोजीशन शो कर रहे हैं, या फिर कोई घपलेबाजी है, मैं सेटिस्फाइड हूँ नहीं हूँ, वो सारी चीजें बताता है। और वो ये रिपोर्ट कहाँ पर प्रेजेंट कर देता है? पार्लियामेंट के अंदर। तो पार्लियामेंट में अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं? जवाब दे रहे हैं कि पैसा जो था वो कहाँ लगाया, कोई प्रॉब्लम हुई है तो क्यों हुई है। जैसे मान लो कोई ट्रेन जो है वो डीरेल हो गई, हादसा हो गया कोई, तो बेटा पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ेगा कि किसकी लापरवाही से हुआ है, क्यों हुआ है। सो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय पब्लिक ओनरशिप, सरकार के हैं। पब्लिक फंड्स यूज में आ रहे हैं, हमारा पैसा इसमें अल्टीमेटली काम में आ रहा है। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की भैया पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा, और आप एक एक को जाकर तो जवाब दे नहीं सकते, तो बेसिकली पार्लियामेंट में आप जवाब दे दो। पार्लियामेंट में आपको बताना पड़ेगा ये हुआ है तो क्यों हुआ है। समझ में आ गई मेरी बातें? अब देखो, हम लोगों ने प्राइवेट एंटरप्राइजेस पढ़ा था पिछले चैप्टर में। प्राइवेट एंटरप्राइजेस हम 5 तरह से फॉर्म कर सकते हैं: सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उसके अलावा जॉइंट स्टॉक कंपनी, और एक था पार्टनरशिप। इस चैप्टर में हमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस के बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ के आ गए। हम ये बात करेंगे कि पब्लिक एंटरप्राइजेस, सरकार के एंटरप्राइजेस हम कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो हम 3 तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। एक होता है डीयू, एक है एससी और एक है जीसी। मैम मतलब डीयू का मतलब है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, एससी का मतलब है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और तीसरा आता है जीसी यानी कि गवर्नमेंट कंपनी। तो पहले तो ये याद कर लो कि पब्लिक एंटरप्राइजेस हम 3 तरह से फॉर्म कर सकते हैं: डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, उसके अलावा एक आता है गवर्नमेंट कंपनी। याद हो गया? 1 बाय 1 हम इन तीनों को पढ़ेंगे। उसके बाद में हम लोग आ जाएंगे भैया हमारे ग्लोबल एंटरप्राइजेस वगैरह पर। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इसको पहले मैं समझाती हूँ। मैंने क्या बोला? हमारी जो सरकार है, अब सरकार कोई एक इंसान थोड़ी ना है, ग्रुप ऑफ पर्सन से सरकार बनी हुई है। तो सरकार को बहुत सारे काम करने हैं। सरकार को रेलवेज भी देखना है, सरकार को एग्रीकल्चर भी देखना है, सरकार को डिफेंस भी देखना है, हमारी रक्षा भी करनी है, सरकार को हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी देखना है, सरकार को एजुकेशन भी देखनी है, कम्युनिकेशन भी देखना है, ट्रांसपोर्टेशन भी देखना है, सब कुछ देखना है। अकेले थोड़ी ना सारा काम हो सकता है। एक काम कर दो, इस काम को बांट दो। बांटने के लिए सरकार क्या कर देती है? अलग अलग मिनिस्ट्रीज बना देती है। जैसे आपने सुना होगा हमारे यहाँ पर होती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सुन रखा है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। और भी आपने बहुत सारा सुना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड पब्लिक वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो इस तरह से सरकार क्या कर देती है? बहुत सारी मिनिस्ट्रीज बना देती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज सरकार बना देती है। अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का काम है सिर्फ और सिर्फ रेलवे को देखना,
कि भैया कितने नए रूट्स बनाने हैं, कितनी नई ट्रेन्स बनानी है, कितने ट्रैक्स को सही करना है, रेलवे एम्प्लॉयज़ की सैलरी वगैरह, रेलवे के अंदर भर्ती एम्प्लॉयज़ को हायर करा जाता है। रेलवे वाला सारा काम किसको देखना है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। डिफेंस से रिलेटेड सारा काम हमारे आर्मी वालों की यूनिफॉर्म्स है, बॉम्ब्स बनाने हैं, गन्स बनानी है, राइफल्स बनानी है, ग्रेनेड्स बनाने हैं। ग्रेनेड्स जानते हो, वो इस तरह से छोड़ते हैं और फिर वहाँ पर आग लग जाती है, कुछ पत्थर जैसा ऐसा होता है, उसके अंदर बारूद वगैरह होती होगी, उसको ऐसे फेंकते हैं। मूवी के अंदर, सीरीज के अंदर देखा होगा, फिर आग सी लग जाती है। ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। तो बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या है? मैंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट बना दिया, जिस डिपार्टमेंट का नाम है रेलवे डिपार्टमेंट। क्या नाम है? रेलवे डिपार्टमेंट। सारा ये रेलवे से रिलेटेड काम देखेगा, ट्रेन से रिलेटेड काम देखेगा। तो बेटा जब हम किसी मिनिस्ट्री के अंदर कोई डिपार्टमेंट बनाते हैं, उस डिपार्टमेंट को बोला जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या कहा जाता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। जब हम किसी मिनिस्ट्री के अंदर कोई डिपार्टमेंट बना रहे हैं, उस डिपार्टमेंट को बोला जाता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। अब ये समझ लो, ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है ना, इंडियन रेलवे है, रेलवे डिपार्टमेंट वगैरह है, वो इसी मिनिस्ट्री का क्या है? एक पार्ट है। वो मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट है, या फिर आप समझ लो कि वो मिनिस्ट्री का ही एक एक्सटेंडेड रूप है, मिनिस्ट्री का ही एक बढ़ा हुआ एक्सटेंडेड रूप है, मिनिस्ट्री का ही क्या है? एक एक्सटेंशन है। वो अलग से कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। समझ में आया? जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर मैंने अगर एक डिपार्टमेंट बना दिया इंडियन रेलवेज, या फिर रेलवे डिपार्टमेंट आप कह लो, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, वो मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट है, मिनिस्ट्री का ही एक एक्सटेंशन है, एक बढ़ा हुआ रूप है। सरकार इन्हीं डिपार्टमेंट्स के थ्रू बेसिकली काम करती है। समझ में आई मेरी बात? तो ये जो डिपार्टमेंट है वो अलग से कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, अलग से एक सेपरेट कोई एंटिटी नहीं है, वो गवर्नमेंट का ही पार्ट है, वो मिनिस्ट्री का ही क्या है? पार्ट है। समझ में आ गई मेरी बातें? तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर हम लोगों ने बना दिया इंडियन रेलवेज, एग्जांपल दे रही हूं मैं। उसी तरह से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, तो उसके अंदर आ जाता है पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। जैसे मैंने बोला हमारे पास में है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो उसके अंदर हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आ जाती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वो होती है जहां पर बेसिकली वेपन्स बनते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स बनते हैं, गन्स है, राइफल्स है, ग्रेनेड्स हैं, बॉम्ब्स हैं, मिसाइल्स हैं, ये सारी की सारी चीजें बनती है, पिस्टल वगैरह। उसके अलावा एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। उसके अंदर आपका दूरदर्शन आ गया, ऑल इंडिया रेडियो आ गया। मोटा मोटा आप इंडियन रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट याद रख लो। तो मैंने क्या बताया? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या है? मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट है। सबसे पहली बात तो ये सबसे ओल्डेस्ट तरीका है पब्लिक एंटरप्राइजेस फॉर्म करने का। अगर क्वेश्चन आ जाए पब्लिक एंटरप्राइज फॉर्म करने का सबसे पुराना तरीका कौन सा है? ये सबसे पुराना तरीका है। ठीक है, स्टैट्यूटरी पुराना नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी पुराना नहीं है, ये सबसे पुराना है। सबसे ट्रेडिशनल भी है कि भैया जैसे पहले काम होता आता था, अभी भी यहाँ पर वैसे ही काम होता है, कोई खास मॉडर्नाइजेशन नहीं है। These enterprises are established as departments of the ministry। मैंने क्या बताया? ये मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आ गया हमारा इंडियन रेलवे, रेलवे डिपार्टमेंट आप बोल सकते हो। तो ये मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट्स हैं। ये क्या है? दे आर कंसिडर्ड पार्ट और एक्सटेंशन ऑफ द मिनिस्ट्री इटसेल्फ। ये मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट है, मिनिस्ट्री का ही एक एक्सटेंशन है, बढ़ा हुआ रूप है। सरकार बेसिकली इन्हीं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के थ्रू काम करती है। मतलब इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए इतने सारे, इनमें जो काम हो रहा है ना, इनमें जो एक्टिविटीज परफॉर्म करी जा रही है, वही सरकार की फंक्शनिंग का एक पार्ट है। ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं? रेलवेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम बोलेंगे सरकार अच्छे से काम कर रही है। समझ में आया? पोस्ट एंड टेलीग्राफ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हम बोलेंगे सरकार अच्छे से काम कर रही है। तो इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में जो भी काम हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करी जा रही है, वही सरकार की फंक्शनिंग का एक पार्ट है, सरकार इन्हीं के थ्रू बेसिकली काम कर रही है। ठीक है भैया, समझ में आया? अब मेन बात क्या है? ये जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, ये अलग से कोई इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं है, अलग से नहीं बनाई गई, ये मिनिस्ट्री का ही क्या है? पार्ट है। तो दे हैव नॉट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। ना, नको, बिल्कुल नहीं। ये कोई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी नहीं है। इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी होती है ना कि अलग से एक लीगल एंटिटी है। जैसे हम कंपनीज की बात करते हैं कि कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी किसी पर केस कर सकती है, कोई कंपनी पर केस कर सकता है। ये इस तरह से एक इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी वगैरह नहीं है। समझ में आ गई बातें?
अब देखो इसके फीचर्स क्या क्या कहते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम इसकी फंडिंग की। फंडिंग मतलब पैसा कहाँ से आता है इनको चलाने के लिए। इंडियन रेलवेज को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। तो बेटा ये होता है सरकार का एक गुल्लक, ठीक है। ये सरकार का गुल्लक है, आप बोल सकते हो ये सरकार का क्या है, एक खजाना है। गुल्लक बोल लो तुम, खजाना बोल लो तुम, सरकार की तिजोरी बोल लो। इसे इंग्लिश में बोला जाता है गवर्नमेंट ट्रेजरी। गवर्नमेंट ट्रेजरी, इसके अंदर सरकार का क्या होता है, सारा का सारा पैसा होता है। तो इनकी फंडिंग कहाँ से होती है, इसी गवर्नमेंट ट्रेजरी से होती है। मतलब इनको चलाने के लिए जो जितना भी पैसा है वो सारा पैसा कहाँ से आता है, गवर्नमेंट ट्रेजरी से आता है। पूरा का पूरा सरकार का पैसा है। पूरा पैसा कहाँ से आया, सरकार के गुल्लक, सरकार की तिजोरी में से, बोले तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में से, ठीक है। अब सरकार आपको पता है हर साल बजट बनाती है, हर साल बजट आता है। जैसे अभी हमारा चल रहा है, आपको पता है ना, साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल। जैसे इस साल का एग्जाम्पल ले 2025, और ये ईयर हमारा एंड होगा 31 मार्च 2026। तो ये जो साल है इसका बजट आ गया था हमारा फैब के अंदर ही। फरवरी 2025 में ही बजट आ गया था कि भैया ये जो आने वाला साल है, इस साल के अंदर सरकार की कितनी कमाई होगी, अंदाजे से एस्टिमेटेड, और सरकार उस पैसे को कहाँ कहाँ पर खर्च करने वाली है। तो सरकार बजट में ही एनुअल अप्रोप्रिएशन कर देती है, मतलब बता देती है कि इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में इतना इतना पैसा डाला जाएगा, मतलब इतना इतना पैसा खर्च करा जाएगा, क्योंकि सरकार इनकी फंडिंग कर रही है, इनका पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी से आ रहा है, बिल में लिखा हुआ है सारा का सारा। फिर ये बेटा जितना भी कमा लेते हैं ना ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, रेलवेज वगैरह, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट वगैरह, वो पैसा जाता भी किसके अंदर है, इसी गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाता है, सरकार के खजाने में जाता है। समझ में आया। तो फंडिंग कहाँ से आ रही है, गवर्नमेंट ट्रेजरीज से आ रही है। पूरा का पूरा बजट के अंदर अप्रोप्रिएशन हुआ है कि इस साल हम इस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर इतना इतना खर्चा करेंगे, और जो पैसा है वो आता भी किसी के अंदर, मतलब जो भी कमाया गया है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में, वो जाता भी किसमें है, गवर्नमेंट ट्रेजरी में। पहली चीज है। सेकंड होता है कंट्रोल बेटा। तो मैंने क्या बोला, इनको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। देखो कैसा भी बिजनेस है, प्राइवेट बिजनेस है, गवर्नमेंट बिजनेस है, अकाउंटिंग तो हर जगह होती है। आप अकाउंट्स तो मेंटेन करते हो ना कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह सब बनाई जाती है। तो प्रॉपर अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग के बाद में क्या होती है, ऑडिट भी होती है। ऑडिट मतलब CAG जो है हमारी गवर्नमेंट के, इसकी फुल फॉर्म होती है COMPTROLLER। बोलते इसे कंट्रोलर ही है, COMPTROLLER, ये स्पेलिंग है बट बोलते कंट्रोलर है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा इनके अकाउंट्स की क्या होती है, ऑडिटिंग होती है। ऑडिटिंग मतलब जो भी इन्होंने अकाउंट्स बनाए हैं उन अकाउंट्स को चेक करा जाता है कि भैया जो अकाउंट्स है वो ट्रू तो है ना, वो ट्रू पोजीशन तो शो कर रहे हैं, उनके अंदर फ्रॉड कोई घपलेबाजी तो नहीं है, वो फॉल्स चीजें तो शो नहीं कर रहे ना। फिर ये जो CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो एक रिपोर्ट बनाते हैं अपनी पूरी स्टडी के बेसिस पर, ऑडिट के बेसिस पर, और वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो पूरा का पूरा कंट्रोल है। जैसे गवर्नमेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करा जाता है, ऐसे ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को कंट्रोल करा जाता है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट है। थर्ड है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ऑब्वियसली बात है इसके अंदर जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो सारे के सारे एम्प्लॉइज क्या होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे। तो इनका हायरिंग का प्रोसेस, जैसे प्रॉपर एग्जाम देने होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा UPSC वगैरह देना होता है, तो प्रॉपर इनका हायरिंग प्रोसेस है, जॉब से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो गवर्नमेंट जॉब वाले ही होते हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। अब देखो होता क्या है, मैंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर मैंने बोला हमारा डिपार्टमेंट है इंडियन रेलवेज। कौन सा डिपार्टमेंट है, इंडियन रेलवेज। तो हर डिपार्टमेंट को लीड कौन करता है, हर डिपार्टमेंट का एक लीडर भी तो होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट को लीड करता है एक सिविल सर्वेंट। अब ये सिविल सर्वेंट कोई IAS ऑफिसर हो सकते हैं, कोई दूसरे सिविल सर्वेंट भी हो सकते हैं, जैसे IRS हो सकते हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, IPS ऑफिसर हो सकते हैं। तो हर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को लीड कौन करते हैं, IAS ऑफिसर्स वगैरह या फिर कोई ना कोई सिविल सर्वेंट। बट अल्टीमेटली ये जो डिपार्टमेंट है इस पर कंट्रोल किसका होता है, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री का।
मतलब जिस भी मिनिस्ट्री की डिपार्टमेंट है उसी का अल्टीमेट कंट्रोल होता है। अगर इस डिपार्टमेंट में कोई भी घपलेबाजी होती है, कोई भी गड़बड़ होती है, तो जवाब किसको देना पड़ेगा? मिनिस्ट्री को जवाब देना पड़ेगा। मतलब समझ में आया? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को लीड कौन कर रहे हैं? कोई आईएएस ऑफिसर, और इन आईएएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर भी हो जाता है, कभी एक मिनिस्ट्री में है, कभी रेलवे मिनिस्ट्री में है, तो कभी डिफेंस मिनिस्ट्री में चले जाते हैं, कभी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में चले जाते हैं। बट अल्टीमेटली ये जो हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, ये किसके टूवर्ड्स आंसरेबल है? जवाब किसको देना पड़ेगा? कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को, अगर कोई भी गड़बड़ होती है। फोर्थ है डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट। भैया ये हमारी सरकार का ही तो एक पार्ट है। सरकार ने क्या करे? पार्ट्स बना दिए, अलग अलग मिनिस्ट्रीज बना दी, तो ये मिनिस्ट्री का ही तो पार्ट है, मिनिस्ट्री का ही तो एक एक्सटेंशन है। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ मेजर सब डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ही क्या है? एक डिवीजन है। जो भी कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है उसका डायरेक्ट कंट्रोल होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है? अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री। अभी मैंने बताया था, अगर मान लो इंडियन रेलवेज के अंदर कोई भी दिक्कत होती है, ट्रेन वगैरह डीरेल हो गई है, तो रेलवे मिनिस्ट्री को जवाब देना पड़ेगा। आप कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के टूवर्ड्स अकाउंटेबल हो, आपको जवाब देना पड़ेगा कि ये गड़बड़ हुई है तो क्यों हुई है। किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई दिक्कत होती है तो जो भी हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको आपको जवाब देना पड़ेगा। सो दे आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। जो भी मिनिस्ट्री है उसके कंट्रोल के अंदर ये आते हैं। समझ में आ गई बातें? अब हम आ जाते हैं भैया मेरिट्स क्या क्या है। तो पहला मेरिट आता है कंट्रोल बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का पूरा पूरा कंट्रोल है, अभी हम लोगों ने देखा था। अकाउंट्स बनाए जाएंगे। सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा इनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग होती है, चेकिंग होती है, और रिपोर्ट बना के रिपोर्ट कहां पर प्रेजेंट करते हैं? पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट का एक प्रॉपर कंट्रोल है इनके ऑपरेशंस के ऊपर। सेकंड है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। पब्लिक को जवाब देना पड़ेगा। पैसा कहां से आ रहा है? गवर्नमेंट ट्रेजरी से। गवर्नमेंट ट्रेजरी में पैसा कहां से आया? जो हम लोगों ने टैक्सेस पे करे हैं। तो पब्लिक का पैसा है, पब्लिक जवाब मांगती है। अब पब्लिक में आप एक एक को जाकर तो जवाब दे नहीं सकते कि मुझे जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब दे रहे हैं। तो पार्लियामेंट में आप आंसरेबल हो। पार्लियामेंट में आपको जो रिपोर्ट है वो सीएजी सबमिट कराएंगे, वहां पर आपको सारी चीजों का जवाब देना पड़ेगा। थर्ड है गवर्नमेंट रेवेन्यू। बेटा ये जितना भी पैसा कमा रहे हैं वो सारा पैसा कहां पर जाता है? गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर। तो सरकार की इनकम का एक सोर्स है। जाहिर सी बात है, अगर आपकी फंडिंग ट्रेजरी से हो रही है, अगर आप पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी से निकाल रहे हो, तो जब आप कमाओगे तो पैसा जमा भी किस में करोगे? गवर्नमेंट ट्रेजरी में। सो द रेवेन्यू अर्न्ड बाय द एंटरप्राइजेस गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी। तो वो सरकार की इनकम का एक सोर्स है। फोर्थ आता है नेशनल सिक्योरिटी। बेटा जब बात नेशनल सिक्योरिटी की आ रही है कि मान लो हम लोगों को गन्स बनानी है, या फिर हम लोगों को कुछ राइफल्स वगैरह बनानी है, हमें कुछ ग्रेनेड्स वगैरह बनाने हैं, या फिर आर्मी वालों की यूनिफॉर्म की बात हो रही है, या फिर मान लो हमें कुछ अटैक वगैरह करना है। जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आ रही है तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे सूटेबल है, क्योंकि अगर ये काम आप मान लो प्राइवेट एंटरप्राइजेस को दोगे, आपके मेरे हम जैसे लोगों को दोगे, तो इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, हो सकता है इन्फॉर्मेशन जो है वो टेररिस्ट वगैरह तक पहुंच जाए, गड़बड़ हो सकती है। तो बेटा जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आ रही है तो ये सबसे ज्यादा सूटेबल है, क्योंकि यहां पर किसका डायरेक्ट कंट्रोल होता है? कंसर्न्ड मिनिस्ट्री का। जितने भी मैंने बताए आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है जहां पर ये सारी चीजें बनती हैं, उन पर किसका कंट्रोल है? कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। और कौन सी मिनिस्ट्री है वो? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो ये डायरेक्ट कंट्रोल होता है कंसर्न्ड मिनिस्ट्री का। डिफेंस मिनिस्ट्री का डायरेक्ट कंट्रोल है, प्रॉपर सुपरविजन है, यानी कि नजर रखी जा रही है थ्रू मिनिस्ट्री। तो व्हेन नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे सूटेबल है, क्योंकि कंसर्न्ड मिनिस्ट्री के प्रॉपर कंट्रोल में आते हैं, प्रॉपर सुपरविजन में आते हैं, इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती। ठीक है जी, मैरिट्स भी समझ में आ गए। डी मैरिट्स की बात करते बेटा, अगर किसी के भी मैरिट्स दे रखे हैं, जाहिर सी बात है लिमिटेशंस, कमियां भी होंगी। पहला है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देखो ये अभी हम लोगों ने देखो फीचर्स के अंदर पढ़ा होगा, फीचर्स के अंदर नहीं, जब मैं आपको डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की डेफिनेशन बता रही थी वहीं देखा था। ये सबसे ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल मतलब यहाँ पर जैसे काम होते आ रहे हैं, आज भी काम वैसे ही हो रहे हैं, वही रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करे जा रहे हैं, सारे काम वैसे ही हो रहे हैं, कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। नॉर्मली अगर हमें बिजनेस करना होता है तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है कि चीज़ों में बदलाव जरूरी है, बट ये वैसे ही चलते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड है, रूल्स रेगुलेशंस है।
सेकंड है डिले इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर डिसीजंस लेने में बहुत टाइम लगता है। मान लो किसी इंप्लॉय को कोई डिसीजन लेना है, या फिर उस डिपार्टमेंट का जो हेड है, जो सिविल सर्वेंट है, जो आईएएस ऑफिसर वगैरह है, उन्हें कोई डिसीजंस लेने हैं, तो वो इंडिपेंडेंटली डिसीजंस नहीं ले सकते, उन्हें मिनिस्ट्री का अप्रूवल लेना पड़ेगा, क्योंकि ये अलग से कोई सेपरेट एंटिटी नहीं है, मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट है। तो बेटा मैंने कहा ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को कोई डिसीजन लेना है, वो किससे पूछेंगे? अपने लीडर से। मैंने कहा से आईएएस ऑफिसर है, फिर ये और ऊपर जो मंत्री है उनसे बात करेंगे, फिर ये इससे ऊपर जो मंत्री है उनका अप्रूवल लेंगे। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार हमें प्रॉम्प्ट डिसीजन लेना होता है, इंस्टेंटली डिसीजन लेना होता है। ऐसी चीजों में क्या हो जाता है, डिले इन डिसीजन हो जाता है, क्योंकि आपको सारों के अप्रूवल चाहिए। तो वही ये डिले इन डिसीजन मेकिंग है। थर्ड है अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मान लो आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई रिस्की चीज है, कोई अपॉर्चुनिटी है, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हो, उसका फायदा उठा सकते हो। वो चीज यहाँ पर नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर में होता है, या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का अगर कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है वो उसका ग्रैब करके उसका फायदा उठा लेते हैं। अब यहाँ पर मान लो आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी है, तो बेटा ये जो ब्यूरोक्रेट्स है, यानी कि जो इतने सारे ऑफिसर्स वगैरह है, ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉशियस भी हैं और कंजर्वेटिव भी हैं। ओवर कॉशियस मतलब बहुत ज़्यादा सोचते करते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। कंजर्वेटिव है, ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का फायदा नहीं उठाते। इन्हें लगता है यार अगर हम रिस्क लेंगे, पैसा डूब गया तो फिर हम पब्लिक को क्या जवाब देंगे, क्योंकि पैसा पब्लिक का है। तो ये जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स मतलब ऐसे ऑफिसर्स जो प्रॉपर रिजिड प्रोसीजर फॉलो करते हैं, पूरा पेपर वर्क फॉलो करते हैं कि भैया इसका अप्रूवल लो, इसका अप्रूवल लो। तो ये सारे क्या है, बहुत ज़्यादा ओवर कॉशियस है, बहुत ज़्यादा डरते हैं, इजीली ये रिस्क वगैरह नहीं लेते, कंजर्वेटिव है कि पैसा नहीं लगाते किसी भी जगह, इन्हें बहुत डर लगता है। तो वही है, ये अप्रूवल इनका आने में बहुत टाइम लग जाता है, जल्दी से कोई अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाते। और लास्ट है रेड टेपिज्म। देखो रेड टेपिज्म का मतलब बेसिकली क्या होता है, मान लो आप हो, आपको कोई डिसीजन लेना है, अब आप अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकते, आपको एक फाइल बना के अपने ऊपर वाले को देनी पड़ेगी। ठीक है, आपने फाइल बना के अपने ऊपर वाले को दी अप्रूवल के लिए, फिर ये उस फाइल को अपने ऊपर सबमिट करेगा, ये उस फाइल को अपने ऊपर सबमिट करेगा, ये उस फाइल को अपने ऊपर भेजेगा। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री का पूरा कंट्रोल है। तो इस तरह से फाइल्स बनाई जाती हैं, फिर फाइल्स पर सबके साइन होते हैं, तो वही ये फाइलें ऊपर पहुँचती जाती है। मतलब काम कम होता है, फाइलें यहाँ पर ज़्यादा घूमती हैं। सो टू मच फॉर्मेलिटी, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ है, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, बहुत ज़्यादा रिजिड प्रोसीजर्स हैं, बहुत ज़्यादा फाइल वर्क है, सबके सिग्नेचर चाहिए होते हैं। तो कई बार काम करने में डिले हो जाता है, एफिशिएंसी क्या हो जाती है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की कम हो जाती है। इसे रेड टेपिज्म क्यों बोला जाता है बेटा? 18th और 19th सेंचुरी की बात है, यूरोप की बात है, स्पेशली ब्रिटेन के अंदर। तो वहाँ पर एक प्रैक्टिस थी कि भैया ये जो गवर्नमेंट कोई भी फाइल है, मान लो फाइल वर्क ही होता है, अप्रूवल के लिए फाइलें चाहिए होती है, तो फाइलों के ऊपर क्या होता है, इस तरह से रेड कलर की टेप लगा दी जाती है, रेड कलर की टेप लगा दी जाती थी, या फिर उसके ऊपर उसको लाल रंग के कपड़े में डाल दिया जाता था कि भैया ये जो फाइल है इसको हम ऊपर पहुँचा रहे हैं। तो वही वो रेड कलर की टेप लगी रहती है, कभी वो टेप खुलती ही नहीं है, फाइलें बस घूमती रहती है। तो उस रेड टेप से नाम बढ़ गया रेड टेपिज्म। वो क्या शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़, बहुत ज़्यादा पेपर वर्क, रिजिड प्रोसीजर्स, हर लेवल पर आपको सिग्नेचर्स चाहिए, डिले इन वर्क होता है। सो देयर इज रेड टेपिज्म इन डे टू डे ऑपरेशंस। नो एक्शन कैन बी टेकन अनलेस इट गोज थ्रू द प्रॉपर चैनल्स ऑफ अथॉरिटी। जब तक फाइल हर डेस्क पर नहीं पहुंचेगी, सबके सिग्नेचर नहीं होंगे, प्रॉपर सारे चैनल्स को फॉलो नहीं करा जाएगा, तब तक कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, तब तक बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। समझ में आ गई बातें? फिर है भैया पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली बात है, मिनिस्ट्री का ही पार्ट है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा। और लास्ट है इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स। बेटा कंज्यूमर नीड्स पर यहाँ पर फोकस नहीं करा जाता, बहुत इनसेंसिटिव है। प्राइवेट की अगर हम बात करें तो बेटा कभी जब नैरो वाली जीन्स का फैशन चलता था तो नैरो जीन्स बनाई जाती थी, फिर वो स्ट्रेट जीन्स का फैशन आ गया तो स्ट्रेट जीन्स ये लोग बनाने लग गए, फिर इस तरह से नीचे से फ्लेयर्ड जीन्स का फैशन आ गया, वो ये लोग बनाने लग गए। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग चीज़ें बनाई जाती है, बहुत ज़्यादा कंज्यूमर नीड्स के बारे में सोचा जाता है ताकि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके पैसा कमाया जा सके। गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस में ऐसा नहीं होता, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में ऐसा नहीं होता। जैसे हमें चाहिए कि यार रेलवे में बहुत ज़्यादा भीड़ है, ट्रेन्स में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, टिकट्स नहीं मिल पाते हैं, तो और ट्रेन्स आप लॉन्च करो ना, और नए रूट्स आप लेकर आओ ना। क्या वो लोग नई ट्रेन्स लॉन्च कर रहे हैं, क्या वो लोग नए रूट्स लेकर आ रहे हैं? नहीं लेकर आ रहे हैं। हमें चाहिए यार जो ट्रेन्स है उनमें साफ सफाई होनी चाहिए, वहाँ के वॉशरूम क्लीन होने चाहिए।
क्या ये हैं? आप में से बहुत सारे लोग बोलोगे मैम तो ट्रेन में पैसा भी तो कम लगता है बेटा। अगर हम फर्स्ट क्लास की भी बात करें तो कई बार फर्स्ट क्लास का टिकट प्लेन के टिकट से महंगा होता है, स्टिल वहाँ के वॉशरूम्स की वही हालत है। तो कंज्यूमर नीड्स के बारे में फोकस नहीं करा जा रहा। बहुत बार जो खाना होता है उसमें चींटियाँ लगी हुई होती है, अच्छा खाना नहीं होता। तो वही है, दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजुअली इनसेंसिटिव टू कंज्यूमर नीड्स, डू नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट सर्विसेज, हमें सफिशिएंट सर्विसेज नहीं मिलती। समझ में आ गए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। एक बार अगर मैं मोटा मोटा रिवाइज कराऊं तो सरकार ने क्या कर रखी है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज बना रखी हैं। इन्हीं मिनिस्ट्री का एक जो पार्ट है, इन्हीं मिनिस्ट्री का आप समझ लो एक्सटेंशन है, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है, कोई अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। जिनका पैसा आ भी गवर्नमेंट ट्रेजरी से रहा है, ये जो कमा रहे हैं वो भी गवर्नमेंट ट्रेजरी में ही जा रहा है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा इनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग होती है, फिर वो अपनी एक रिपोर्ट बना के पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। तो प्रॉपर पार्लियामेंट का कंट्रोल है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर है कि आपने पैसा कहाँ लगाया है, कोई हेरा फेरी हुई है तो क्यों हुई है, आपको जवाब देना पड़ेगा, जनता जवाब मांगती है। समझ में आ गई बातें। अगला आता है हमारे पास में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। देखो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या है, पिछला वाला जो था उसके लिए कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, वो कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कब फॉर्म होते हैं, पार्लियामेंट में इनके लिए अलग से एक्ट पास करना जरूरी है। मतलब इनको फॉर्म करने के लिए पार्लियामेंट में अलग से एक्ट पास होगा, उसके बाद में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस का जन्म होता है। और ये एक्ट ही बताता है कि ये जो भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है इनकी पावर्स क्या क्या है, इनकी क्या ड्यूटीज़ है, इन्हें कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल एसबीआई है, फॉर एग्जाम्पल आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक्ट है आरबीआई एक्ट 1934। फॉर एग्जाम्पल हमारा एलआईसी है, उसके अलावा हमारे पास में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। तो इस तरह से बहुत सारे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस पब्लिक एंटरप्राइजेस ही हैं, सरकार के ही हैं, लेकिन इन्हें फॉर्म करने के लिए पार्लियामेंट में अलग से एक्ट पास करना होता है। मतलब अगर सेंट्रल के लेवल के हैं तो पार्लियामेंट में एक्ट पास होगा, अगर किसी स्टेट के लेवल के हैं तो लेजिस्लेचर में एक्ट पास होता है। मतलब कुल मिला के एक्ट पास होना जरूरी है। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय द स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट। स्पेशल एक्ट पास होना जरूरी है। अब ये एक्ट ही बताता है इनकी क्या पावर्स हैं, इनको कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, इनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, इनके एम्प्लॉयज से रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशंस भी ये एक्ट ही बताता है। इनके एम्प्लॉयज के ऊपर गवर्नमेंट वाले रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगते हैं, एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं। प्लस इन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जैसे मैंने बताया आरबीआई है, एसबीआई है, एलआईसी है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इनका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ में क्या रिलेशन होंगे, सारी चीजें ये एक्ट बताता है। मतलब समझ में आ गया कि पार्लियामेंट में अलग से एक्ट पास होना जरूरी है। तो ये क्या है, एक कॉर्पोरेट बॉडी है। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कोई कॉर्पोरेट बॉडी नहीं थी, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, ये कॉर्पोरेट बॉडी है। कॉर्पोरेट बॉडी मतलब इसकी अपनी एक अलग पहचान है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस है ये अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, खुद के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, दे कैन सू एनीबडी, दे कैन बी सूड, कोई थर्ड पार्टी इनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकती है, ये अपने नाम पर लोन भी ले सकते हैं, लाइबिलिटी भी होल्ड कर सकते हैं। तो ये कॉर्पोरेट बॉडी है जो किसने क्रिएट करी है, सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पर लेजिस्लेचर। एक्ट बताता है इनकी क्या पावर्स है, इन्हें कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, और ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। एक बार सरकार ने इन्हें बना दिया, क्योंकि सरकार के ही है ये, सरकार ने बना दिया, उसके बाद में इनका पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी से नहीं आता। सरकार ने एक बार इन्हें फॉर्म कर दिया है, एक्ट वगैरह पास होके, उस टाइम पर सरकार ने कर दी होगी फंडिंग। अब डेली चलाने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज के लिए इनका पैसा सरकार की गवर्नमेंट ट्रेजरी से नहीं आता है। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी से आ रहा था, इनका पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी से नहीं आता। ये खुद अपने गुड्स और सर्विसेज बेचकर पैसा कमाते हैं, उसी पैसे को यूज करते हैं। तो ना पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी से आ रहा है, ना ये पैसा अर्न करके गवर्नमेंट ट्रेजरी में डाल रहे हैं, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है। हो सकता है शुरुआत में एक बार सरकार ने इन्हें फॉर्म करा है, कभी जरूरत पड़ने पर ये गवर्नमेंट से पैसा बोरो कर सकते हैं, बट ट्रेजरी से पैसा नहीं आ रहा, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर कंट्रोल ओवर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटी, ये जो भी काम कर रहे हैं उस पर इनका कंट्रोल है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आ रहे हैं, अलग से एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉर्पोरेट बॉडी है एंड हैज द कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन इट्स ओन नेम। ये खुद के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, खुद के नाम पर किसी को केस फाइल कर सकती है, इस पर खुद पर केस हो सकता है, खुद के नाम पर एसबीआई जो है, एलआईसी वगैरह है, वो लोन ले सकते हैं। समझ में आ गई बात।
अब देखो एग्जांपल्स मैंने बताया, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, SBI वगैरह, ये सब क्या है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। पहले ONGC भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन था, आज ONGC एक गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो इसके फीचर्स क्या है, मैंने क्या बताया, सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इनको अगर आपको सेट करना है तो पार्लियामेंट में एक्ट पास होगा, सेंट्रल लेवल पर पार्लियामेंट में, स्टेट के लेवल पर लेजिस्लेचर में। सो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और इनको एक्ट ही गवर्न करता है, एक्ट ही बताता है इनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनकी क्या पावर्स हैं, इनके पास में कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं, मतलब कौन कौन से फायदे इनके पास में अवेलेबल है, सारी चीजें एक्ट बताता है। सेकेंड है ओन्ड बाय द स्टेट, है तो स्टेट के ही, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, है तो गवर्नमेंट के ही। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, दोनों के मिक्स भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, कुल मिला के है स्टेट के ही। कई बार मैंने क्या बोला, इनका पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी से नहीं आ रहा, ना ये कमा के पैसा गवर्नमेंट ट्रेजरी में डाल रहे हैं, बट अगर इनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई है, कोई मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई, तो बेटा सरकार के ही है ना, तो उस सिचुएशन में फिर सरकार की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार को फंडिंग करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट हैज फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्राइसिस के टाइम पर, और उस टाइम पर सरकार ही इनके प्रॉफिट्स को अप्रोप्रिएट करेगी, बांटेगी। अदरवाइज ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। बट अगर कोई क्राइसिस आ गए तो उस सिचुएशन में सरकार पैसा डालेगी, उसी सिचुएशन में सरकार ही इनके प्रॉफिट्स को अप्रोप्रिएट करेगी, मतलब बांटेगी। थर्ड आता है बॉडी कॉर्पोरेट। मैंने बताया कॉर्पोरेट बॉडी है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह है। जैसे कंपनी एक पर्सन होती है, वैसे ही एक आर्टिफिशियल पर्सन है। विच कैन सू, जो किसी पर लीगल केस फाइल कर सकती है। कैन बी सूड, इस पर खुद पर भी केस हो सकता है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है। इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड है, हो सकता है शुरुआत में बनाया सरकार ने है, ठीक है, एक्ट वगैरह पास हुआ, सरकार ने पैसा डाल के इनको बनाया है, लेकिन बाद में ये इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड है। ये क्या करती है, जरूरत पड़ने पर सरकार से पैसा बोरो कर सकती है, ट्रेजरी से नहीं निकाल रही, बोरो कर सकती है। बाकी ये अपने गुड्स और सर्विसेज बेचकर पैसा कमाती है, उसी पैसे को यूज करती है, तो इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को भी बेटा अपने अकाउंट्स मैनेज करने, अकाउंट सबको मैनेज करने होते हैं, प्राइवेट वाले भी करते हैं। उन अकाउंट्स की प्रॉपर ऑडिटिंग भी होती है। वही कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा कोई ऑडिटर अपॉइंट करा जाता है, वही इनके अकाउंट्स को ऑडिट भी करते हैं। बट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स जैसा प्रोसीजर नहीं है, वहां पर जितनी स्ट्रिक्टनेस थी वहां उतनी स्ट्रिक्टनेस यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट था, यहाँ पर एक स्पेशल एक्ट है, ये एक्ट बताता है इनकी क्या पावर्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या फंक्शन है। तो यहाँ पर सारा काम एक्ट के थ्रू होता है। एक्ट बताता है कि भैया आपको अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, अकाउंटिंग कैसे करनी है, आपकी ऑडिटिंग कैसे होगी, सारा काम एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो वही है, अकाउंटिंग भी होगी, ऑडिटिंग भी होगी, बट नॉट सब्जेक्ट टू सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर। इनका प्रोसीजर पीछे वाले की तरह सेम नहीं होता है। इनका प्रोसीजर का पता किससे चलता है, जैसा इनके एक्ट में लिखा है। जैसे आरबीआई के लिए एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, तो एक्ट बताता है इन्हें कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है, अकाउंटिंग का और ऑडिटिंग का। उतना ज्यादा रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है। सिक्स्थ है एम्प्लॉइज आर नॉट सिविल सर्वेंट्स। देखो बहुत बार हमें ऐसा लगता है एसबीआई में, आरबीआई में, एफसीआई में जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। हम ऐसा ही बोलते हैं ना कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। बेसिकली हम गलत बोलते हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं होते, उन्हें बोला जाता है पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज। क्या बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज। हम उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बोलते हैं, बट वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं होते, वो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज होते हैं। उन्हें वो सारे फायदे, सारे प्रिविलेजेस मिल रहे हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलते हैं। सो एम्प्लॉइज ऑफ दीज एंटरप्राइजेस आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स। वो गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट्स नहीं होते, उन पर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस नहीं अप्लाई होते, जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स पर हो रहे थे। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उन पर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस अप्लाई नहीं होते, यहाँ पर एक्ट के अकॉर्डिंग सारा काम होता है। इनकी सर्विस की जो टर्म्स और कंडीशंस है वो सारी चीजें किस में लिखी हैं, एक्ट में लिखी है। सो ये पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज होते हैं, सारी फैसिलिटीज इन्हें गवर्नमेंट वाली ही मिलती हैं, बट इनके रूल्स रेगुलेशंस, टर्म्स और कंडीशंस किस में लिखी है, इनके एक्ट के अंदर लिखी है। ठीक है, गवर्नमेंट वाली इन पर अप्लाई नहीं होती। अब देखो मेरिट्स की बात कर लेते हैं। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है। देखो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मेरे कहना का मतलब है, अगर हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से कंपेयर करें ना,
अगर हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से कंपेयर करें तो इनके पास में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, ये अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। दे आर फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल। यहाँ पर सरकार के उतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस और कंट्रोल वगैरह नहीं है, क्योंकि मैंने बताया इनकी फंडिंग गवर्नमेंट ट्रेजरी से नहीं हो रही, तो सरकार ज़्यादातर रूल्स रेगुलेशंस वगैरह नहीं लगाती। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के कंपैरिजन में इनके पास में फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, इनके ऊपर भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो डीमेरिट्स में लिखा हुआ आएगा, क्योंकि है तो ये अल्टीमेटली सरकार के ही ना, बट कंपैरेटिवली इनके पास में क्या है, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, ये अपने हिसाब से अपने डिसीजंस ले सकते हैं। सेकेंड है, गवर्नमेंट का उतना इंटरफेरेंस होता नहीं है। फंड्स जो हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस के वो गवर्नमेंट बजट से नहीं आ रहे हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, सरकार बजट में बताती है कि हम डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में आने वाले साल में इतना पैसा लगाएंगे। यहाँ पर पैसा कोई बजट से, कोई गवर्नमेंट ट्रेजरी से नहीं आ रहा, तो गवर्नमेंट का कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं होता है इनके फाइनेंशियल मैटर में कि इनके पास में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, सरकार को ज़्यादा लेना देना नहीं है। थर्ड है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है। ऑटोनॉमस मतलब इनके पास में क्या है, पावर है। एक्ट ने इनको पावर दे रखी है, और एक्ट ने इनको जितनी पावर दे रखी है उस पावर के हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशंस अपनी पॉलिसी, अपने प्रोसीजर्स खुद फॉर्म कर सकते हैं। सरकार का उसमें कोई इंटरफेरेंस, कोई कंट्रोल नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होता ही है, ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी देश में गुड्स और सर्विसेज बना के बेचते हैं, तो देश का जीडीपी बढ़ेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। एक तरह से ये है सरकार के ही, तो सरकार की पावर इनके पास में है, प्लस ये इंडिपेंडेंट है, अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर की तरह ये इनिशिएटिव ले सकते हैं, आगे बढ़कर कोई काम कर सकते हैं दूसरों से कंसल्ट करे बिना। वहां पर तो प्रॉपर मिनिस्ट्री का अप्रूवल चाहिए होता है, यहाँ पर इस तरह से कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो भैया पीछे हम लोगों ने देखा था मेरिट्स में कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, बट लिमिटेशन जब हम लिख रहे हैं, कमी लिख रहे हैं, तो हमें सारी कमियां ही गिनानी है। देखो आप कह रहे हो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है, बट उतनी भी नहीं है, क्योंकि है तो अल्टीमेटली ये सरकार के ही ना, फॉर्म तो इन्हें सरकार ने ही करा था, और कभी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई तो उस सिचुएशन में फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की ही होगी ना, तो उतनी भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं जितनी फ्लेक्सिबिलिटी आप बोल रहे हो। थ्योरेटिकली फ्लेक्सिबिलिटी है, बट रियलिटी के अंदर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस डज नॉट एंजॉय एज मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एज स्टेटेड अबव, जितना पीछे लिखा था। सारी चीजों पर ज्यादातर गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस आ ही जाते हैं। सेकेंड है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। अभी हम लोगों ने देखा था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, बट जब बेटा बात आती है बहुत मेजर डिसीजंस की, बड़े मुद्दों की, जब बात आती है जहां पर ह्यूज फंड्स लग रहे हैं, बहुत सारा पैसा लग रहा है, उस सिचुएशन में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस देखा जाता है, व्हेन मेजर डिसीजंस और वेयर ह्यूज फंड्स आर इन्वॉल्व्ड। थर्ड आता है करप्शन। बेटा ये जो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जब ये आम जनता से डील करते हैं, जैसे LIC है, जैसे SBI है, SBI के साथ में हुआ था ना ये विजय माल्या वाला घपला, तो जब ये आम जनता से डील कर रहे हैं वहां पर हमें करप्शन भी देखा जाता है। LIC की भी रिपोर्ट से अगर आप गूगल करोगे वहां पर भी करप्शन देखा गया है। SBI का हम लोगों ने देख ही लिया ये विजय माल्या वाला कि भैया पेपर वर्क पूरा नहीं है, हाउ कैन यू सैंक्शन लोन, तो करप्शन देखा जाता है। और लास्ट है लैक ऑफ फ्रीडम। देखो क्या होता है, क्योंकि ये है तो सरकार के ही, तो कई बार सरकार, देखो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का अपना एक बोर्ड होता है, जैसे कंपनीज का भी होता है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के जो सारे डिसीजंस लेते हैं, वैसे ही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का भी बोर्ड होता है, कॉर्पोरेशन बोर्ड, जिसका काम होता है डिसीजंस वगैरह लेना। अब इस बोर्ड के अंदर सरकार कई बार क्या करती है, खुद का एक एडवाइजर अपॉइंट कर देती है। समझ में आया? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन SBI का अपना एक कॉर्पोरेशन बोर्ड है जिसका काम है सारे डिसीजंस लेना। इस बोर्ड के अंदर सरकार अपना एक एडवाइजर अपॉइंट कर देती है। अब जैसे ही सरकार का एडवाइजर आता है, एडवाइजर का काम क्या होता है, एडवाइस देना। लेकिन क्या सरकार कभी सिर्फ एडवाइस देती है? अगर सरकार कुछ कह रही है तो वो एडवाइस नहीं है, सरकार आपको ऑर्डर दे रही है, एक तरह से वो है। तो जैसे ये एडवाइजर आता है, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की जो फ्रीडम है वो अपने आप खत्म हो जाती है। इस एडवाइजर की आपको सुननी पड़ेगी, आप अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से डिसीजंस नहीं ले सकते, आपको एडवाइजर की सुननी पड़ेगी, तो फ्रीडम आपकी खत्म हो जाती है। समझ में आ गई बातें? लास्ट आता है हमारे पास में गवर्नमेंट कंपनी। देखो गवर्नमेंट कंपनी क्या है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर कंपनी के बारे में पढ़ा था, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। दो तरह की कंपनीज होती हैं, एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। ऐसा मत समझना, मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर मैं पब्लिक कंपनी बोल रही हूँ तो वो सरकार की कंपनी है। पब्लिक कंपनी का मतलब ये नहीं होता कि वो कंपनी कोई सरकार की कंपनी है। देखो क्या होता है, प्राइवेट कंपनी जो होती है वो अपनी सिक्योरिटीज, शेयर्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकती, ठीक है।
कभी भी प्राइवेट कंपनी अपनी सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक को इशू नहीं करती है, हम जैसे लोगों को इशू नहीं करती। वहीं पब्लिक कंपनी जो होती है वो अपनी सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक को इशू करती है। हम लोग पब्लिक कंपनी के शेयर्स वगैरह के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। समझ में आया? सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर्स वगैरह हो गए, मतलब ये इशू करके तो कंपनी के पास में पैसा आता है ना। तो प्राइवेट कंपनी अपनी सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक को इशू नहीं करती, पब्लिक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक को इशू कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक कंपनी कोई गवर्नमेंट कंपनी है, ना नको, बिल्कुल नहीं, ठीक है। पब्लिक कंपनी अपनी सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक को इशू कर सकती है, बस ऐसा है। अब क्या होता है, मान लो किसी भी कंपनी की बात करें, है प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, मैंने कहा इसको ज़रूरत है 10 लाख रुपए की। कितने की ज़रूरत है? 10 लाख रुपए की। अब 10 लाख रुपए एक जने से तो नहीं ले सकते, ये तो मैं बहुत कम पैसा बोल रही हूँ, करोड़ों के अंदर बात होती है। आप किसी एक जने से तो नहीं ले सकते 50 करोड़ 100 करोड़ वगैरह। तो आप क्या करोगे, आपको जितना पैसा चाहिए, कितना चाहिए? 10 लाख। इसको हम डिवाइड कर देते हैं शेयर्स के अंदर। हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ये हो गए हमारे 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स, ठीक है। 1 2 3 4, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपये, 1 2 3 4, एक शेयर कितने का है? 100 रुपये का। मतलब आपको कितने रुपए चाहिए? 10 लाख रुपए चाहिए कंपनी को। आपने इन शेयर्स को डिवाइड कर, आपने इस पैसे को डिवाइड कर दिया कि भैया 10,000 शेयर, एक शेयर कितने का है? 100 रुपये का। अगर आप 10,000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 लाख आ जाएगा। तो ये क्या है? शेयर्स है। अब शेयर्स कुछ नहीं है, कागज का एक टुकड़ा है। आजकल तो कागज का भी एक टुकड़ा नहीं है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो तो आपके मोबाइल में सिर्फ एक मैसेज आ जाता है, एक इलेक्ट्रॉनिक एंट्री पास हो जाती है। तो बेटा इस तरह से शेयर्स खरीदे जाते हैं। अब मान लो मैंने इस कंपनी के 10 शेयर्स खरीद लिए, एक शेयर कितने का है? 100 रुपये का है, तो मैंने 10 शेयर्स लिए, उसके हिसाब से क्या कर दी मैंने? पेमेंट कर दी। तो इस तरह से कंपनी के पास में ये पैसा आ जाता है, मतलब लोग शेयर्स लेते हैं, कंपनी के पास में पैसा आ जाता है। अब क्या है, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को इशू नहीं करती, पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक को भी इशू कर सकती है अपने शेयर्स। अगर मान लो गवर्नमेंट, चाहे प्राइवेट कंपनी है चाहे पब्लिक कंपनी है, अगर चाहे कोई भी कंपनी हो, अगर इसके मोर देन 50% लिख देती हूं मैं यहां पर, मोर देन 50% से ज्यादा कितना भी हो सकता है, 51 से लेकर 100 तक, या फिर मैं बोल दूं एट लीस्ट कम से कम 51%, मोर देन 50% बोल दूं, चाहे मैं बोल दूं कम से कम 51% शेयर्स अगर मान लो सरकार ने ले रखे हैं, चाहे पब्लिक कंपनी के हैं चाहे प्राइवेट कंपनी के हैं, तो वो कंपनी क्या बन जाती है? गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। समझ में आ गई ना मेरी बातें? क्या बोला मैंने? चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, अगर इन कंपनी के मोर देन 50 कितना भी हो सकता है, 51 से लेकर 100 तक का, कम से कम एटलीस्ट 51 मतलब हो गया, एटलीस्ट 51% शेयर्स अगर सरकार के पास में है तो वो कंपनी क्या बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। समझ में आ गई मेरी बात? और मैंने बताया कंपनी जो होती है वो कौन से एक्ट के तहत रजिस्टर होती है? कंपनीज रजिस्टर होती है अंडर कंपनीज एक्ट 2013। 2013 से पहले था कंपनीज एक्ट 1956 को खत्म करके आ गया कंपनीज एक्ट 2013। सो गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टैब्लिश, कोई भी कंपनी है वो कैसे एस्टैब्लिश होती है? अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड इज रजिस्टर्ड एंड गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। सारी चीजें एक्ट के अकॉर्डिंग होती है, एक्ट के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। तो क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है? गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी है? इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द, अच्छा, एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर एटलीस्ट 51% पेड अप कैपिटल किसकी है? सरकार की है। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है, पार्टली भी हो सकता है कि 51% है ना, तो 51 में से मैंने बोल दिया 30% तो किसने ले रखे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और 21% किसने ले रखे हैं? स्टेट गवर्नमेंट ने, कर्नाटका की गवर्नमेंट ने, राजस्थान की गवर्नमेंट ने। ऐसे भी हो सकता है। अगर एटलीस्ट 51% शेयर्स किसके पास में है? सरकार के पास में है, तो वो कौन सी कंपनी बन गई? गवर्नमेंट कंपनी बन गई। समझ में आ गई मेरी बात? क्या बताया मैंने? इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, उससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956। मैंने क्या बोला? कम से कम 51, उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है, शेयर्स किसके पास में होने चाहिए? सरकार के पास में, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में भी हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास में भी हो सकते हैं,
एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में भी हो सकते हैं, थोड़ा सेंट्रल थोड़े स्टेट के पास में भी हो सकता है, बट कुल मिला के सरकार के पास में होने चाहिए, तो वो गवर्नमेंट कंपनी है। इसके अलावा इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। मान लो अब ये जो गवर्नमेंट कंपनी है जिसके पास में किसी कंपनी के एटलीस्ट 51% शेयर है, अगर इस गवर्नमेंट कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के एटलीस्ट 51% शेयर्स खरीद रखे हैं, तो ये जो दूसरी कंपनी होती है वो क्या कहलाएगी, इस गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी। क्या बोला मैंने, ये जो गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी आपको समझ में आ गया। अगर इस गवर्नमेंट कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के, किसी भी कंपनी के, एबीसी लिमिटेड के अगर 51% एटलीस्ट शेयर्स खरीद रखे हैं, तो बेटा ये गवर्नमेंट कंपनी इस कंपनी के लिए क्या बन जाएगी, पेरेंट कंपनी, या फिर आप बोल दो होल्डिंग कंपनी। और ये जो कंपनी होगी ये बन जाएगी इसकी सब्सिडरी कंपनी। तो इसके अंदर सब्सिडरी कंपनीज भी आती है। इंक्लूड्स अ कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब ये जो सब्सिडरी कंपनी है ये भी गवर्नमेंट कंपनी में ही काउंट होगी, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी ने इसके 51% शेयर्स खरीद रखे हैं। क्लियर हो गई बातें। अब देखो, अगर सरकार शेयर्स खरीद रही है तो सरकार कोई इंसान तो है नहीं, सरकार किसके नाम पर शेयर्स खरीदेगी, तो सरकार शेयर्स खरीदती है हमारे प्रेसिडेंट के नाम पर। किसके नाम पर, प्रेसिडेंट के नाम पर शेयर्स खरीदे जाते हैं। सिंस द गवर्नमेंट इज द मेजर शेयर होल्डर, एटलीस्ट 51% शेयर सरकार के पास में है, सरकार मेजर शेयर होल्डर है, तो ऑब्वियसली बात है सारा का सारा कंट्रोल मैनेजमेंट किसके हाथ में चले जाता है, सरकार के हाथ में चले जाता है। इसीलिए फिर ऐसी कंपनीज को हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, ओएनजीसी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, कोल इंडिया लिमिटेड है, गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं। फीचर्स क्या है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कैसे क्रिएट हुआ है, अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी कैन फाइल अ सूट, कंपनी केस फाइल कर सकती है किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, है ना, कोर्ट के अंदर, और कोई और भी कंपनी पर केस फाइल कर सकता है। कंपनी कैन सू एंड कैन बी सूड, क्योंकि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम पर लाइबिलिटी होल्ड कर सकती है, लोन ले सकती है, कंपनी की एक सील होती है ना, कंपनी किसी पर केस कर सकती है, कंपनी पर केस हो सकता है। बस कंपनी सांस नहीं ले सकती, हम लोगों की तरह खा पी नहीं सकती, तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। लॉ की नजर में कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, वो भी एक पर्सन की तरह है। कंपनी पर केस हो रहा है तो सिर्फ कंपनी पर केस हो रहा है, ठीक है ना, ओनर से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी अपने नाम पर अपनी सील लगा के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है। बोलते हैं ना ये तो कंपनी की प्रॉपर्टी है, मेरी थोड़ी ना है, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज रेगुलेटेड बाय, बेटा कंपनी को कैसे मैनेज करना है ये सारी चीजें होती है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। Employees of the company are appointed according to their own rules and regulation। कंपनी के एम्प्लॉयज को कैसे अपॉइंट करना है उसके लिए अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस है। और कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस किस में लिखे हुए होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। देखो कंपनी के दो मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, चार्टर डॉक्यूमेंट्स इन्हें हम बोलते हैं। कंपनी के दो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक का नाम होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक का नाम होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स है जिसमें सारी की सारी टीएनसी वगैरह टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती हैं। कंपनी बाहर वालों से कैसे डील करेगी, आउटसाइडर्स से कैसे डील करेगी, उनसे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस किस में लिखे हुए होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। कंपनी इनसाइडर्स के साथ में कैसे डील करेगी, उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। तो बेटा कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अपने जितने भी रूल्स रेगुलेशंस लिखे हैं ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, उसके अकॉर्डिंग अपॉइंट करती है। These company are exempted from accounting and audit rules and procedure। बेटा कंपनी की भी अकाउंटिंग होती है और कंपनी की भी ऑडिटिंग वगैरह होती है, बट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की तरह नहीं होती, उतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस नहीं लगते। यहाँ पर सारा काम होता है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। एंड ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑडिटर आता है, वही अकाउंट्स को चेक भी करता है, एनुअल रिपोर्ट भी बनाता है, रिपोर्ट पार्लियामेंट में सबमिट भी कराता है। बट ये सारा काम एक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा
है, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। अकाउंट्स कैसे बनाने हैं ना, वो भी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पर नहीं लग रहे। गवर्नमेंट कंपनी के पास में पैसा कहाँ से आता है, जाहिर सी बात है, मैंने कहा पैसा चाहिए, तो पैसा मैंने क्या बताया, एटलीस्ट 51%, 51 क्या 100 तक भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 51% पैसा तो कहाँ से आएगा, सरकार से। 51% शेयर्स किसको इशू करे गए हैं, सरकार को। सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, ग्रुप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकती है, दोनों मिलकर हो सकता है। उसके अलावा जो बाकी पैसा है उसके लिए शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं पब्लिक वगैरह को, ठीक है, प्राइवेट शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करे जाते हैं। तो फंड्स कहां से आ रहे हैं, गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग से या फिर प्राइवेट शेयर होल्डर से। कैपिटल मार्केट से भी पैसा आ जाता है, वही शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इशू करके, मार्केट से लॉन्ग टर्म लोन आप ले लो, कहीं से भी आप ऐसे पैसा उठा सकते हो, ठीक है जी। मैरिट्स की अगर हम बात करें तो देखो, जिस तरह से स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फॉर्म करने के लिए पार्लियामेंट में सेपरेट एक्ट पास होना जरूरी है, ऐसे ही कंपनी के लिए अलग से कोई एक्ट पास होना जरूरी नहीं है। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत आप रजिस्टर हो जाओ, आप कंपनी की तरह फॉर्म हो जाओगे। अ गवर्नमेंट कंपनी कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट। पार्लियामेंट में सेपरेट एक्ट पास करने की जरूरत नहीं है। कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसकी अलग से एक पहचान है, जो अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, लाइबिलिटी होल्ड कर सकती है, इट कैन सू अदर्स, अदर्स कैन सू कंपनी, तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। ऑटोनॉमी है, कंपनी के पास में फ्रीडम है, इट हैज फ्रीडम टू टेक इट्स ओन मैनेजमेंट डिसीजंस, जैसा नॉर्मली बिजनेस वर्ल्ड के अंदर होता है। तो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस यहाँ पर उतने नहीं है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग सारा काम हो रहा है, कंपनी अपने डिसीजंस खुद ले सकती है, इसके पास में ऑटोनॉमी है, यानी कि पावर है। फोर्थ आता है मार्केट कैप्चर। देखो मैंने क्या कहा, ये मार्केट है और इस मार्केट के अंदर बहुत सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपके मेरे हम जैसे लोग हैं। अब ये लोग जो हैं, मान लो एक कोई पर्टिकुलर पेन है और इस पेन को बनाने की से कॉस्ट आ रही है 10 रुपये, ठीक है, कॉस्ट अगर 10 रुपये आ रही है, आप हार्डली इसे 15 रुपये में बेच दो, बट ये लोग इस पेन को बेच रहे हैं 100 रुपये के अंदर। ठीक है यार, कॉस्ट अगर आपकी 10 रुपये आ रही है, आप 20 रुपये में बेच दो, 30 रुपये में बेच दो, बट ये लोग इसको 100 रुपये में बेच रहे हैं। अब मैंने कहा मान लो इसके अंदर कोई गवर्नमेंट कंपनी आ जाती है, गवर्नमेंट कंपनी इस मार्केट में एंटर करती है और गवर्नमेंट कंपनी जो है वो सेम पैन जो है जिसको बनाने की कॉस्ट 10 रुपये आ रही है, उसको बेच रही है 20 रुपये के अंदर। तो जैसे ही ये आएगी, ऑब्वियस ही बात है, लोग प्राइवेट वालों से क्यों खरीदेंगे, लोग गवर्नमेंट वाले से खरीदेंगे ना, सस्ते में मिल रहा है, तो ये मार्केट को कैप्चर कर लेती है। ठीक है, मार्केट कैप्चर कर लिया, और ये जो एक इतना अनहेल्दी कॉम्पिटिशन था, उस अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस, उस कॉम्पिटिशन को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। समझ में आया, सस्ते में बेचकर क्या कर लेती है, रीजनेबल प्राइसेस पर गुड्स और सर्विसेज देकर मार्केट कैप्चर करती है, अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिसेस को खत्म करती है इन प्राइवेट वालों को कंपटीशन देकर। क्लियर है बातें। लास्ट आती है इसकी लिमिटेशंस। इन सम ऑफ द कंपनीज द गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर। मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 51% शेयर्स किसके पास होने चाहिए, सरकार के पास होने चाहिए। कुछ गवर्नमेंट कंपनीज के केस में क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज के केस में सरकार ही ओनली शेयर होल्डर है, सारे शेयर्स ही सरकार ने खरीद लिए। अब अगर मेजर शेयर होल्डर सरकार है, सारे शेयर्स ही सरकार के पास में है, तो कंपनीज एक्ट की चलेगी क्या, मुझे बताओ। इस सिचुएशन में किसकी चलेगी, इस सिचुएशन में सरकार की चलेगी, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस चलेंगे। इट इवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इट इज नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट। यहाँ पर भी वही होता है कि ऑडिटर आते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, पार्लियामेंट में सबमिट कराते हैं, लेकिन जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर होता था ना कि पार्लियामेंट में एकदम सख्त आपको जवाब देना पड़ेगा, आप आंसरेबल हो, ऐसा यहाँ पर डायरेक्टली आप पार्लियामेंट में आंसरेबल नहीं हो अगर आपसे कुछ ऊपर नीचे हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है आपकी। आप पार्लियामेंट में डायरेक्टली आंसरेबल नहीं हो, आपको डायरेक्टली जवाब नहीं देना पड़ेगा। द गवर्नमेंट बीइंग द सोल शेयर होल्डर, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज के अंदर सरकार ने सारे शेयर्स खरीद रखे हैं, सरकार सोल शेयर होल्डर है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो फिर सरकार अपने आप की चलाने लग जाती है, सरकार ही मैनेजमेंट देखती है, सरकार ही सारा का सारा डिसीजंस वगैरह देखती है। तो गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म करने का एक मकसद था ना, कंपनी क्यों फॉर्म करते हैं, ताकि नॉर्मली बिजनेस करा जा सके। गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म करने का मकसद ही खत्म हो गया। अगर सरकार ही सारे डिसीजंस लेगी, सरकार को ही सारा मैनेजमेंट वगैरह देखना है, तो फिर वो तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है ना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के तौर पर आप फॉर्म कर लेते। गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म करने का तो पर्पस ही खत्म हो गया। गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म करी है ताकि वहां पर कंपनीज एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस लगे, थोड़ी बहुत फ्रीडम हो, फ्रीडम से बिजनेस करा जा सके। बट अगर सरकार ही मेजर शेयर
होल्डर है तो सरकार सिर्फ अपनी चलाती है, गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म करने का पर्पस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की अच्छे से सारी चीजें समझ में आ गई। अब देखो एक टॉपिक है चेंजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, और इसमें बहुत सारी बातें दे रखी है कि भैया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। ये टॉपिक मैं आपको इसी चैप्टर के अंदर आज की ही वीडियो के अंदर लास्ट में कराऊंगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो कुछ बुक्स के अंदर गिवन है, कुछ बुक्स के अंदर गिवन नहीं है। कुछ स्कूल्स में इस टॉपिक को कराया जाता है, कुछ स्कूल्स में इस टॉपिक को नहीं कराया जाता, कुछ बोलते हैं भैया सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो मैं आपको लास्ट में कराऊंगी। आपको पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ना, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस की। देखो मैंने क्या बताया था, पब्लिक एंटरप्राइजेस हमारे कंप्लीट हो गए, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी। ग्लोबल एंटरप्राइजेस कौन से एंटरप्राइजेस होते हैं जिनका बिजनेस चलता है एक देश से ज्यादा देशों में, यानी कि जिनके ऑपरेशंस मोर देन वन कंट्री चल रहे हैं, जो एक देश से ज्यादा देशों में ऑपरेट करते हैं, इस तरह के एंटरप्राइजेस को हम ग्लोबल एंटरप्राइजेस बोलते हैं। और इन्हें बेसिकली हम एमएनसी के नाम से जानते हैं, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। सो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आर जाइगेंटिक कॉर्पोरेशंस, बड़े कॉर्पोरेशंस है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं which have their operations in a number of countries, जिनके operations, जिनका बिजनेस बहुत सारे देशों के अंदर चल रहा है। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर यूथ साइज, इनका साइज बड़ा होता है, ऑब्वियसली बात है बड़े होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज करा जाता है। प्रोडक्ट को बेचने की अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे अभी हम लोगों ने फ्लिपकार्ट का देखा था कि फ्लिपकार्ट का बर्थडे था, तो एनिवर्सरी बर्थडे टाइप था, तो भैया सामान आप मंगा रहे हो तो फ्री में कुछ कुरकुरे चिप्स के पैकेट्स आ रहे हैं, लस्सी वगैरह आ रही है। तो अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, एडवर्टाइजमेंट पर बहुत पैसा खर्च करा जाता है। एंड नेटवर्क ऑफ ऑपरेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका क्या होता है, एक नेटवर्क होता है। एक पर्टिकुलर एमएनसी का हम एग्जांपल लेते हैं, सोनी का हम एग्जांपल लेते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो ह्यूज साइज है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये जापान की कंपनी है, जिसका जो बिजनेस है वो यूएसए के अंदर भी चल रहा है, इसका जो बिजनेस है वो चाइना के अंदर भी चल रहा है, इसका बिजनेस जो है वो इंडिया के अंदर भी चल रहा है। ठीक है भैया, ह्यूज साइज हो गया। लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, आपने देखा सोनी के टीवी भी आते हैं, सोनी का कैमरा भी आता है, प्ले स्टेशन इसका सिग्नेचर प्रोडक्ट हो गया। उसके अलावा ये मूवीज के अंदर है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, मूवीज हैं, चाहे म्यूजिक वगैरह हो, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हो गए। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज करा जा रहा है, ऑब्वियसली बात है जापान की कंपनी है, टेक्नोलॉजी शानदार होगी ही। एडवर्टाइजिंग के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यूज करी जाती हैं, एडवर्टाइजमेंट पे बहुत पैसा खर्च करा जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत पैसा खर्च करा जाता है, अलग अलग नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ नया इनोवेशन होता रहता है, और नेटवर्क है भैया, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। ये किसका एग्जाम्पल है, एक एमएनसी का एग्जाम्पल है। तो समझ में आ गया ग्लोबल एंटरप्राइजेस कौन से है, जिनका बिजनेस मोर देन वन कंट्री चल रहा है, जाइगेंटिक कॉर्पोरेशंस है, बड़ा साइज है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, मार्केटिंग पर अच्छा पैसा खर्च कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन्हें जाना जाता है, बड़ा ब्रांड नेम होता है। दीज आर ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है जी, समझ में आया। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, जैसे मैंने आपको सोनी का एग्जाम्पल दिया, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट है, सैमसंग है, गूगल है, अमेजॉन है, टाटा है, या फिर हमारा माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो देखो सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं। ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, भैया पैसा बहुत है, कैपिटल बहुत है, यानी कि पैसा बहुत है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत तगड़े हैं। सो दीज एंटरप्राइजेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय पोजेसिंग ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा बहुत है। एबिलिटी टू रेज फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ये अलग अलग सोर्सेज से पैसा अरेंज कर सकते हैं, जैसे शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, बॉन्ड्स इशू करके पैसा रेज कर सकते हैं, और तो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा बोरो कर सकते हैं, लोन्स वगैरह ले सकते हैं, इंटरनेशनल बैंक से लोन ले सकते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल एंटरप्राइजेस है। तो पहला हो गया भैया कैपिटल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, यानी कि पैसा बहुत है। सेकेंड है फॉरेन कोलैबोरेशन, बेटा ये दूसरे देश की किसी कंपनी के साथ में कोलैबोरेट करते हैं, यानी कि हाथ मिला लेते हैं। अगर सोनी को अपने प्रोडक्ट्स इंडिया के अंदर बेचने हैं तो वो ऐसे थोड़ी ना बेच सकती है, उसको इंडियन मार्केट में लोगों के साथ में कोलैब करना पड़ेगा, हाथ मिलाने पड़ेंगे, उसे इंडिया के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ में हाथ मिलाना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर स्टारबक्स की कॉफी पीते हैं, तो स्टारबक्स ने किसके साथ में हाथ मिलाया है, टाटा के साथ में हाथ मिलाया है। तो अगर आपको दूसरे देश में जाकर बिजनेस करना है, दूसरे देश में अपना सामान
सामान बेचना है, अपनी टेक्नोलॉजी बेचनी है, यहाँ पर वहाँ पर आप प्रोडक्शन करवाना चाहते हो तो आपको कोलैब करना पड़ेगा। बोलते हैं ना, कंपटीशन से हम पीछे जाते हैं, कोलैब करके हम इकट्ठा आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल एंटरप्राइजेस यूजुअली एंटर इनटू एग्रीमेंट विद इंडियन कंपनीज। बहुत सारे ग्लोबल एंटरप्राइजेस हैं जो इंडियन कंपनीज के साथ में क्या करते हैं, कोलैब करते हैं, चाहे वो हमें अपनी टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं, चाहे वो हमारे यहाँ पर अपना प्रोडक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर प्रोडक्शन करवा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल उन्हें सस्ता मिलेगा। हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो उन्हें स्किल्ड लेबर मिल जाएगी, वो भी सस्ते के अंदर। कई चीज़ें हैं, हम उनका ब्रांड नेम यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के साथ में कोलैब करा जाता है। तो पहले कैपिटल बहुत ज़्यादा है, फॉरेन कोलैबोरेशन होता है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाता है और एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो आप प्रोडक्ट बनाओगे, ऑब्वियसली बात है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी शानदार होगी। आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होगा जिसे आप किसी भी देश में बेच सकते हो। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपने अचीव कर लिए तो वही है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन का हमें फायदा मिलता है। दीज एंटरप्राइजेस यूज एडवांस टेक्नोलॉजी इन देयर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्ट जो है वो इंटरनेशनल शानदार क्वालिटी का बनेगा। प्रोडक्ट इनोवेशन, इनोवेशन मतलब होता है कुछ नया करना। तो देखो इनके पास में बहुत पैसा है तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। R&D पर बहुत सारा पैसा खर्च करा जाता है। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर पैसा खर्च करोगे तो आप नए आइडियाज़ लेकर आओगे, कुछ इनोवेटिव करोगे, आप न्यू प्रोडक्ट्स लेकर आओगे। न्यू प्रोडक्ट्स ला रहे हो, साथ साथ में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनकी डिज़ाइन को आप चेंज कर रहे हो, उनकी डिज़ाइन को आप सुपीरियर क्वालिटी की बना रहे हो। तो वही कुछ नया प्रोडक्ट लेकर आना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के डिज़ाइन को चेंज करना, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, कुछ ना कुछ इनोवेशन होता है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत शानदार होती हैं जिससे वो अपनी सेल्स इंक्रीज करते हैं। देखो पैसा बहुत ज़्यादा है तो ये एडवर्टाइजिंग पर अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग टीवी पर हो सकती है, लोकल न्यूज़पेपर में हो सकती है, सोशल मीडिया पर हो सकती है, इन्फ्लुएंसर से आप ऐड करवा सकते हो, गूगल पर भी एड्स चलते हैं। तो वही एडवर्टाइजिंग पर बहुत पैसा खर्च करा जाता है। देयर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन टेक्निक आर नॉर्मली वेरी इफेक्टिव। जैसे कुछ दिन पहले बेल्जियन वॉफल की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल वॉफल डे था तो उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी कि भैया आज 3 दिन तक अगर आप कोई भी वॉफल परचेज करते हो तो जो भी वॉफल है हर वॉफल आपको 100 रुपीज़ का मिलेगा। तो कुछ ना कुछ अलग अलग सेल्स प्रमोशन के लिए टेक्निक्स लाई जाती हैं प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत पैसा इनके पास में, एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च कर सकते हैं। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, देखो ये जो इंटरनेशनल MNCs वगैरह है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस है, ये अपने मार्केट में तो प्रोडक्ट बेच ही रहे हैं। जैसे अगर मैं सोनी की बात करती हूँ तो उसने जापान में तो अपने प्रोडक्ट बेचे ही है, वहाँ के मार्केट को तो कैप्चर कर ही लिया। अब ये इंडिया के अंदर कोलैब करके इंडिया के मार्केट को भी एक्सप्लॉइट करा है, यानी कि हमारा मार्केट भी मिल गया, हमारे मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो वही मार्केट एक्सपैंड हो जाता है, आपकी टेरिटरी एक्सपैंड हो जाती है। देयर ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज एक्सटेंड बियॉन्ड फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ देयर ओन कंट्री। इनका बिजनेस सिर्फ खुद के देश में थोड़ी ना चल रहा है, बाउंड्रीज क्रॉस कर दी है इन्होंने। एक इंटरनेशनल इनकी इमेज बिल्ड हो चुकी है, इंटरनेशनल ब्रांड ये बन जाते हैं, इनकी टेरिटरी एक्सपैंड हो जाती है, ये इजीली दूसरे मार्केट में, दूसरे देश में अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। और लास्ट आता है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। बेटे जहाँ से ये बिलोंग करते हैं, जो इनकी होम कंट्री होती है, वहाँ पर ही इनके हेडक्वार्टर्स होते हैं और हेडक्वार्टर से ही सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल करा जाता है, सारी की सारी चीज़ों को मैनेज करा जाता है। चाहे कितनी भी ब्रांचेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कितनी भी सब्सिडीज हैं, सबको मैनेज कहाँ से करा जाता है, हेडक्वार्टर्स से। होम कंट्री के अंदर हेडक्वार्टर है, मेन ब्रांच है, वहाँ से सारी चीज़ों को देखा जाता है। पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है। समझ में आया? एक टॉपिक और आता है हमारे पास में, जॉइंट वेंचर। देखो जॉइंट वेंचर क्या है, जब 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस हाथ मिला लेते हैं, मिलकर काम करते हैं, उसको हम जॉइंट वेंचर बोलते हैं। जब 2 बिजनेसेस एग्री कर रहे हैं कि यार हम मिलकर काम करेंगे, वो क्या है, जॉइंट वेंचर है। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। आप बोलोगे मैम इसे तो पार्टनरशिप बोलते हैं ना। देखो पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलते हैं, पर्सन्स मिलते हैं। यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा बिजनेसेस मिल रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा बिजनेसेस के बीच में एग्रीमेंट साइन हो रहा है कि हम मिलकर कोई काम करेंगे, दैट इज जॉइंट वेंचर। सो व्हेन 2 बिजनेसेस एग्री टू जॉइन टुगेदर, 2 बिजनेसेस एग्री कर रहे हैं कि हम मिलेंगे, किसी कॉमन पर्पस के लिए कोई भी काम हो सकता है।
इससे म्यूचुअल बेनिफिट होगा, दोनों बिजनेसेस को फायदा होगा, 3 बिजनेसेस है तीनों को फायदा होगा। इट गिव्स राइज टू अ जॉइंट वेंचर, तो ये मिलना ही क्या है, जॉइंट वेंचर है। अब ये ऐसा भी हो सकता है एक बिजनेस जो है वो प्राइवेट सेक्टर का है, एक पब्लिक सेक्टर का है, हो सकता है दोनों बिजनेसेस प्राइवेट सेक्टर के हैं। ऐसा हो सकता है एक हमारा लोकल बिजनेस है इंडिया का जैसे टाटा, एक बाहर का जैसे स्टारबक्स, दोनों मिल गए। एक हमने बोला मारुति और एक जापान का सुजुकी, दोनों मिल गए मारुति सुजुकी। तो इस तरह से कोलैबोरेशन होता है। A joint venture may also be the result of agreement between two businesses in different country। जैसे मैंने बोला मारुति इंडिया का, सुजुकी जापान का, दोनों मिल गए मारुति सुजुकी। टाटा इंडिया का, स्टारबक्स यूएसए का, तो स्टारबक्स की कॉफी हम यहाँ पर भी पीते हैं। तो ये जॉइंट वेंचर जो है वो ऐसे भी हो सकता है कि एक बिजनेस इंडिया का है, एक बिजनेस बाहर का है, फॉरेन का है, कैसे भी हो सकता है। कुल मिला के जॉइंट वेंचर मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, दोनों ने हाथ मिला लिए म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए। सो जॉइंट वेंचर इज द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज इकट्ठे हो रहे हैं। भाई पहले एक बिजनेस है एबीसी, है ना, और एक बिजनेस है XYZ। अगर ये दोनों बिजनेस आपस में जॉइंट वेंचर करेंगे, मिलेंगे, तो दोनों अपने अपने रिसोर्सेज लेकर आएंगे, दोनों के रिसोर्सेज इकट्ठे हुए, दोनों की एक्सपर्टीज भी आ रही है। एबीसी अपनी एक्सपर्टीज लेकर आ रहा है, XYZ अपनी एक्सपर्टीज लेकर आ रहा है। To achieve a particular goal, the risk and rewards of the business are also shared। जो भी रिस्क होंगे, जो भी प्रॉफिट्स होंगे, वो ये आपस में मिलजुल कर शेयर करेंगे। रीजन बिहाइंड द जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर क्यों करा जाता है, एक्सपेंशन के लिए। देखो एबीसी एक छोटा बिजनेस था, XYZ छोटा था, अगर दोनों मिल गए तो एक बड़ा बिजनेस बन जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ये दोनों मिल रहे हैं, इन्होंने सोचा है हम मिलकर कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। मूविंग इनटू न्यू मार्केट, मान लो जो एबीसी है वो जापान की कंपनी है और XYZ जो है वो इंडिया की कंपनी है, अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो ये अभी तक एबीसी जो है वो जापान के अंदर ही अपना प्रोडक्ट बेच रही थी, अगर वो इंडिया के साथ में जॉइंट वेंचर करेगी XYZ के साथ में, तो वो अपना प्रोडक्ट इंडिया में भी बेच सकती है। न्यू मार्केट इन्हें मिल जाता है, पर्टिकुलरली इन अनदर कंट्री, अगर आप फॉरेन कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर फॉर्म कर रहे हो। समझ में आया ना, मतलब 2 या 2 से ज्यादा बिजनेसेस अगर मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, मिलकर कोई काम कर रहे हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, दैट इज अ जॉइंट वेंचर। ठीक है जी। अब देखो जॉइंट वेंचर 2 तरह का होता है, एक होता है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर और एक होता है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। आसान सा है, घबरा के कुछ नहीं होगा, बहुत ही इजी सा है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर के अंदर क्या होता है, मैंने कहा XYZ और ABC, XYZ और ABC दोनों क्या कर गए हैं, मिल गए हैं, और इन्होंने मिलकर कोई नई एंटिटी एस्टैब्लिश नहीं करी है, कोई नया बिजनेस इन्होंने एस्टैब्लिश नहीं करा है। दोनों मिले हैं, कुछ काम करने के लिए मिले हैं। मान लो XYZ और ABC मिले हैं कि यार हम मिलकर ये रोड बनाएंगे, हम मिलकर ये हाईवे कंस्ट्रक्ट कर देंगे, हम मिलकर ये डैम बनाएंगे, इस तरह से हम मिलकर कोई काम करेंगे। इन्होंने ये नहीं बोला है कि हम मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म कर देंगे, ना नको, बिल्कुल नहीं। मिलकर कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं करी जाएगी, कोई नई एंटिटी एस्टैब्लिश नहीं होगी, बस एक कॉन्ट्रैक्ट है कि यार हम मिलकर काम करेंगे म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, दैट इज कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर। मतलब एक एग्रीमेंट है, कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है, एक अलायंस है आपस में, इसको हम बोल सकते हैं। वहीं इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में क्या होता है, मैंने कहा XYZ लिमिटेड और ABC लिमिटेड मिल गए हैं और इन्होंने मिलकर, दोनों मिलकर एक नई एंटिटी खोल देते हैं, एक नई एंटिटी एस्टैब्लिश हो गई है जिसका नाम है, मैंने कहा XYC लिमिटेड, XYC लिमिटेड। ठीक है, ABX लिमिटेड, कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर कोई नई एंटिटी फॉर्म नहीं हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर है, अगर मिलकर कोई नई एंटिटी फॉर्म हो रही है, कोई नया बिजनेस फॉर्म हो रहा है, वो इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर है। अभी जो नई कंपनी फॉर्म हुई है वो कंपनी भी हो सकती है, नई जो फॉर्म हुई है वो एक LLP भी हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जहां पर एक पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सारी पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है, पढ़ा था हम लोगों ने। ये जो नई फॉर्म हो सकती है वो नॉर्मल पार्टनरशिप भी होती है। नॉर्मल पार्टनरशिप में सबकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, याद आया, सबकी लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। वहीं जब हम लोगों ने लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप पढ़ा था ना, तो उसके अंदर हम लोगों ने देखा था एक पर्सन की जो लाइबिलिटी होती है वो तो होती है अनलिमिटेड, ठीक है, उसके अलावा जितने भी लोग हैं उन सब की जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है। तो ये नई एंटिटी कंपनी भी हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है और पार्टनरशिप भी हो सकती है। 1 सेकेंड, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज होने वाला है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया कि कॉन्ट्रैक्चुअल में नई एंटिटी फॉर्म नहीं होती, जॉइंट इक्विटी बेस्ड के अंदर नई एंटिटी फॉर्म होती है। तो देखो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर कौन सा है,
In a contractual joint venture, a new jointly owned entity is not created. नई jointly owned entity create नहीं होती है. There is only an agreement to work together. आपस में agreement हो रहा है कि हम मिलकर कोई काम करेंगे. The parties do not share ownership of the business but exercise some elements of control in the joint venture. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नई एंटिटी फॉर्म हो गई है जिस पर दोनों की ओनरशिप है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बस दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों का थोड़ा बहुत क्या है, कंट्रोल है. इसका अच्छा एग्जाम्पल हो गया फ्रेंचाइजी बिजनेस. देखो फ्रेंचाइजी मतलब मान लो आपको डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेनी है, आपको भी एक डोमिनोज का स्टोर खोलना है. तो उसके लिए क्या होगा, आप जब डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लोगे, मैंने क्या कहा, डोमिनोज जो है वो तो क्या है, ओनर है. आप डोमिनोज की क्या ले रहे हो, फ्रेंचाइजी ले रहे हो, आप एक लोकल पार्टनर हो. तो डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेने के लिए मतलब क्या है कि एक तो आप डोमिनोज का ब्रांड नेम यूज करोगे, ठीक है. डोमिनोज आपको क्या दे रहा है, अपना ब्रांड नेम दे रहा है. डोमिनोज आपको अपनी रेसिपी भी देगा कि भैया तुम इस रेसिपी से बनाओगे, सारी रेसिपी बताएगा. आपके जो सारे एम्प्लॉयज होंगे आपकी आउटलेट, आपके स्टोर के अंदर, उनको डोमिनोज ट्रेनिंग भी देगा कि भैया इतना इतना मिक्स करना है, ताकि जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो एकदम स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि आप किसी भी आउटलेट से खाओ एकदम सेम टेस्ट आए. टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ डोमिनोज देगा. इसके लिए आप डोमिनोज को क्या करोगे, आप डोमिनोज का ब्रांड नेम यूज कर रहे हो ना, तो आप उसको डोमिनोज को पे करोगे, उसके लिए आप इन्वेस्ट करोगे, आप आउटलेट खोलोगे. आउटलेट आप खोलोगे लेकिन उसके अंदर इंटीरियर कैसा होगा, क्या क्या सामान लगाया जाएगा, उसकी डिजाइन कैसी होगी, उसके लिए प्रॉपर आपको डोमिनोज ही गाइड करेगा, क्योंकि आप उसका ब्रांड नेम यूज कर रहे हो, तो वो एकदम स्टैंडर्ड होना चाहिए, एकदम सेम टू सेम होना चाहिए. सारे ऑपरेशंस को आप मैनेज करोगे, आपको सारे स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने हैं. मान लो आप स्टोर जो है वो लेट खोल रहे हो, आप जो है वो अच्छा पिज्जा बना के नहीं दे रहे, तो अल्टीमेटली नाम खराब किसका होगा, डोमिनोज का नाम खराब होगा. तो डोमिनोज ने कुछ स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं कि भैया इतने बजे स्टोर खोलना है, इतने बजे स्टोर बंद करना है, ऐसा पिज्जा बनेगा, कस्टमर्स को ऐसे ट्रीट करना है. आपको वो सारे स्टैंडर्ड्स भी फॉलो करने, क्योंकि आप उसका ब्रांड नेम यूज कर रहे हो और आपको उसके लिए क्या करना है, एक अमाउंट पे करना है. ये फ्रेंचाइजी बिजनेस होता है, ऐसा ही होता है. तो बेटा यहाँ पर कोई नई एंटिटी थोड़ी ना फॉर्म हो रही है, नया डोमिनोज का ही आउटलेट खुल रहा है, वही एक ही एंटिटी है ना, कोई नई एंटिटी अलग से कोई पहचान थोड़ी ना फॉर्म हो रही है. डोमिनोज के तो बहुत सारे आउटलेट से एक आउटलेट और खुल गया. तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर है कि आप मिलकर काम कर रहे हो, एक टाइप का कोलैबोरेशन है, ठीक है. इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर के अंदर क्या होता है, एक अलग एंटिटी, एक अलग बिजनेस फॉर्म हो जाता है. पहले इसी के फीचर्स देख लो. 2 और मोर पार्टीज जिनके कॉमन इंटेंशन है, वो मिलकर कोई काम कर रहे हैं. ईच पार्टी ब्रिंग्स सम इनपुट, दोनों पार्टी कुछ ना कुछ इनपुट्स लेकर आती है. डोमिनोज ओनर अपना ब्रांड नेम दे रहा है, और ये जो लोकल पार्टनर है आप हो, जिसको आउटलेट खोलना है, आप अपना आउटलेट भी खोल रहे हो, पैसा भी लगा रहे हो, आपने पैसा भी दिया है, आप ऑपरेशंस भी डे टू डे ऑपरेशंस हैंडल करोगे. बोथ पार्टीज एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द बिजनेस वेंचर, दोनों का थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है. रिलेशनशिप इज नॉट ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन, आपने एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करने के लिए कोई जॉइंट वेंचर नहीं करा है कि भैया एक ट्रांजेक्शन करा, एक पिज्जा बेचा, काम खत्म. ये एक लॉन्ग टर्म के लिए बनाया जाता है. ठीक है जी, समझ में आया. दूसरा कौन सा था, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर, जहां पे नई एंटिटी फॉर्म होती है. एंड इक्विटी जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट इज वन इन विच अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी, एक अलग से बिजनेस एंटिटी फॉर्म होती है, जॉइंटली ओन्ड बाय 2, जो दोनों की भी हो सकती है, 2 से ज्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं, इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टी, जैसा भी एग्रीमेंट है. जो नई एंटिटी फॉर्म हुई है वो पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है, वो कंपनी भी हो सकती है, वो कोई ट्रस्ट भी हो सकता है, वो कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है. एक तो क्या होता है, XYZ और ABC ने मिलकर एक नया जॉइंट वेंचर क्रिएट कर दिया जिसका नाम है ABC लिमिटेड फॉर एग्जाम्पल, या फिर PQR लिमिटेड. इस तरह से एक तो ये हो सकता है आपने नया जॉइंट वेंचर क्रिएट कर लिया, या फिर ऐसा हो सकता है मान लो XYZ जो है वो बड़ी है, ABC जो है वो छोटी है, तो ABC मर्ज होकर XYZ के अंदर ही आ गई, ABC खत्म हो गई, ये XYZ के नाम से ही चल रही है. ऐसा भी हो सकता है, किसी भी तरह से आप जॉइंट वेंचर फॉर्म कर सकते हो. सो देयर इज एन एग्रीमेंट टू आइदर क्रिएट अ न्यू एंटिटी, नई एंटिटी भी क्रिएट हो सकती है कि XYZ और ABC ने मिलकर ABC लिमिटेड फॉर्म कर दी, या फिर ऐसा हो सकता है वन ऑफ द पार्टीज टू जॉइंट इनटू ओनरशिप ऑफ द एग्जिस्टिंग एंटिटी, कि भैया ये जो ABC छोटी थी वो मर्ज होकर XYZ के अंदर ही मिल गई, अब एक नई एंटिटी जो है वो XYZ लिमिटेड है, जो दोनों मिलकर चला रहे हैं. ठीक है. ओनरशिप शेयर्ड बाय बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जो मिले हैं, सबकी ओनरशिप होगी.
शेयर्ड मैनेजमेंट भी सारे के सारे मिलकर देखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होंगी, चाहे वो कैपिटल लगाने की है, चाहे वो फाइनेंशियल अरेंजमेंट है, सारी की सारी पार्टीज मिलकर देखेंगी जो भी मिली है। प्रॉफिट्स और लॉसेस भी सारी की सारी पार्टीज अपने एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग शेयर करेंगी। ठीक है जी, समझ में आ गया। लास्ट आता है, अच्छा इसके भी बेनिफिट्स देख लो। अगर देखो जॉइंट वेंचर हो रहा है, दो या दो से ज्यादा बिजनेसेस मिल रहे हैं, ऑब्वियसली बात है आपकी रिसोर्सेज और आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर हम हाथ मिलाएंगे, ऑब्वियसली बात है, तो दोनों पार्टीज अपने अपने पैसा लेकर आएंगी, कैपिटल, दोनों पार्टीज अपनी अपनी एक्सपर्टीज लेकर आएंगी। कोई अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, कोई अपनी मैनेजरियल स्किल्स लेकर आ रही है, किसके एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं तो किसी की मशीनें बहुत अच्छी है। तो रिसोर्सेज बढ़ते हैं, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। ज्वाइनिंग हैंड्स विद अनदर एंड्स टू एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, आपके रिसोर्सेज बढ़ेंगे, कैपेसिटी बढ़ेगी, आप और ग्रो कर सकते हो, अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकते हो और एफिशिएंसी के साथ में काम कर सकते हो। सेकेंड, एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर आप बाहर की कंपनी के साथ में ज्वाइंट वेंचर कर रहे हो तो अभी तक तो आपको इंडिया का ही मार्केट मिल रहा था, अब आपको बाहर का मार्केट भी मिल जाएगा। स्टारबक्स ने टाटा के साथ में टाई अप करा, ज्वाइंट वेंचर है, तो बेटा स्टारबक्स को इंडिया का मार्केट भी मिल गया अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। व्हेन अ बिजनेस एंटर्स इनटू ज्वाइंट वेंचर विद अ पार्टनर फ्रॉम अनदर कंट्री, तो कहीं ना कहीं आपको एक दूसरा मार्केट भी मिल जाता है। व्हेन फॉरेन कंपनीज फॉर्म ज्वाइंट वेंचर इन इंडिया, तो उन्हें अपने आप इंडिया का मार्केट भी मिल जाएगा जहां पर वो अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। जैसे सोनी वालों ने इंडिया वालों के साथ में कोलैब करा, ज्वाइंट वेंचर करा, तो उन्हें इंडिया का मार्केट मिल गया अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, जब मान लो हमारी कोई कंपनी है, वो किसी बाहर की कंपनी जिसके पास में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसके साथ में ज्वाइंट वेंचर करेगी, तो हमें उनकी टेक्नोलॉजी भी मिल जाएगी। टेक्नोलॉजी मिलेगी तो हम सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकते हैं मिलकर। टाइम भी बचेगा, एफर्ट भी बचेगा, एनर्जी भी कम लगेगी हमारी, कहीं ना कहीं पैसा भी कम लगेगा, और हमें अलग से टेक्नोलॉजी पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने आप आ गई ज्वाइंट वेंचर होते ही। So technology is a major factor for most businesses to enter into joint venture. Advanced techniques of production अगर हम यूज करते हैं, सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनकर आएगा, टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी और इन्वेस्टमेंट भी बचेगा क्योंकि हमें अलग से अपनी टेक्नोलॉजी पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास में अपने आप आ रही है जिससे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई। ठीक है जी। फोर्थ आता है इनोवेशन। ज्वाइंट वेंचर अलाउ बिजनेस टू कम अप विथ समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव फॉर द सेम मार्केट। दो जो बिजनेसेस हैं वो ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, मिल रहे हैं, हो सकता है मिलकर ये कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट बना दे, कोई नया प्रोडक्ट बना दे, हो सकता है जो ये प्रोडक्ट बना रहे थे उसकी डिजाइन बहुत सुपीरियर क्वालिटी की कर दे। मिलकर इनके पास में पैसा इतना आ गया है कि इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा एडवांस्ड कर दिया, इन्होंने मेथड ऑफ प्रोडक्शन को बहुत इनोवेटिव कर दिया, कुछ भी हो सकता है। स्पेशली फॉरेन पार्टनर्स कैन कम विथ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बिकॉज ऑफ न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजी। बाहर वालों के साथ में अगर हम ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी लाएंगे, अपने नए आइडियाज लाएंगे, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट लेकर आ जाएंगे। फिफ्थ आता है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई बाहर की कंपनी हमारी इंडियन लोकल कंपनी के साथ में ज्वाइंट वेंचर कर रही है तो अपने आप प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी। क्यों आएगी कम? बेटा अगर वो इंडिया में प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो रॉ मटेरियल उनको सस्ता मिलेगा, हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है तो लेबर मिल जाएगी, स्किल्ड लेबर मिलेगी, वो भी सस्ते के अंदर। टेक्निकली क्वालिफाइड वर्कफोर्स हमारे पास में है, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स भी हैं, अच्छे मैनेजर्स, चीज़ों को मैनेज करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। हर चीज़ पे हमारे पास में एक्सीलेंट लोग हैं, चाहे वो लॉयर्स की बात कर लो, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बात कर लो, इंजीनियर्स की बात कर लो, साइंटिस्ट की बात कर लो। तो बाहर की कंपनीज हमारे साथ में कोलैब करती है, ज्वाइंट वेंचर करती हैं ताकि वो यहाँ पर प्रोडक्शन करवा सके, ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए। समझ में आ रही है बातें? फिर है एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम। मान लो अगर हम लोग जो हैं वो किसी कंपनी के साथ में ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं और जो सामने वाली कंपनी है उसका ऑलरेडी बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, तो हमें उस ब्रांड नेम का फायदा मिल जाएगा। When two businesses enter into joint venture, one of the parties benefit from others goodwill। एक पार्टी को दूसरी पार्टी की जो गुडविल है, जो रेप्यूटेशन है, उसका फायदा मिलेगा, उसकी इमेज का फायदा मिलेगा। अगर एक का ऑलरेडी मार्केट में ब्रांड नेम है तो वो उस ब्रांड नेम को यूज कर सकती है। मतलब एक तो आप उससे कम्पीट करते, उसकी बजाय आप उसके साथ में मिल गए, कोलैबोरेशन हो गया, ज्वाइंट वेंचर हो गया, कंपटीशन आपने खत्म कर दिया, अब आप मिलकर काम कर रहे हो, आप सामने वाले के ब्रांड नेम को यूज कर रहे हो। ठीक है जी।
अब लास्ट आता है इसके अंदर हमारे पास में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बहुत आसान सा है। मैंने क्या बोला आपको, जॉइंट वेंचर के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा बिजनेसेस मिलकर कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। अब ये जो दो बिजनेसेस मिल रहे हैं वो दोनों प्राइवेट भी हो सकते हैं, दोनों पब्लिक भी हो सकते हैं, एक प्राइवेट एक पब्लिक भी हो सकता है, एक इंडिया का और एक फॉरेन का भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होता है, जॉइंट वेंचर ही है ये एक तरह का। एक जो बिजनेस है वो तो पब्लिक होगा, एक जो बिजनेस है वो तो सरकार का बिजनेस होगा, पब्लिक सेक्टर बिजनेस होगा, और दूसरा बिजनेस जो है वो प्राइवेट सेक्टर का होगा। पब्लिक और प्राइवेट, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर पार्टनरशिप में अगर कोई काम करते हैं, दैट इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहाँ होती है बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं, मान लो कोई हाईवे बनवाना है तो सरकार क्या करती है, प्राइवेट के साथ में पार्टनरशिप कर लेती है। सरकारी तो है ही पब्लिक सेक्टर, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारी, वो क्या करती है, प्राइवेट कंपनीज के साथ में जॉइंट वेंचर कर लेती है कि यार हम मिलकर काम करेंगे, तुम एक काम करो, ये जो पूरा का पूरा हाईवे है तुम बना दो, ठीक है, जो भी तुम्हारी कॉस्ट वगैरह आ रही है तुम बना दो, फिर एक काम करना, इस रोड को 20-30 साल के लिए तुम ही रख लो, टोल टैक्स वगैरह कलेक्ट करके तुम्हारी जो भी कॉस्ट है वो रिकवर कर लो, जो भी प्रॉफिट्स है वो रिकवर कर लो, बाद में रोड दोबारा हमें दे देना। इस तरह से होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा। सो पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इज डिफाइंड एज अ रिलेशनशिप बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटी। एक एंटिटी पब्लिक है सरकारी, एक एंटिटी प्राइवेट है, मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, मिलकर रोड्स बना रहे हैं, हाईवेज बनवा रहे हैं, एयरपोर्ट्स बनवा रहे हैं, मेट्रो बनवा रहे हैं, मेट्रो रेल जो हो गई, इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं और सर्विसेज दी जाती है। अब पब्लिक के अंदर मिनिस्ट्रीज हो सकती है हमारी, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, म्यूनसिपालिटी है, कोई स्टेट का एंटरप्राइज भी हो सकता है, राजस्थान स्टेट का, कर्नाटका स्टेट का। प्राइवेट के अंदर जो है वो हमारे लोकल भी हो सकते हैं, इंडिया के, फॉरेन के भी हो सकते हैं, बिजनेसेस भी आते हैं। कई बार ऐसा होता है सरकार पैसा नहीं लगाना चाहती तो सरकार प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इंक्लूड कर देती है, वो पैसा लगा देते हैं। तो लोकल भी हो सकते हैं, फॉरेन के भी हो सकते हैं, बिजनेसेस भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स भी होते हैं कि भैया तुम पैसा लगा दो यहाँ, या फिर ऐसा कर दो तुम अपनी टेक्निकल स्किल्स ले आओ, तुम अपनी फाइनेंशियल एक्सपर्टीज लगा दो। प्राइवेट के साथ में कोलैब करा जा रहा है, जॉइंट वेंचर करा जा रहा है, ताकि प्राइवेट या तो पैसा लगा दे या फिर प्राइवेट अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज लेकर आ जाएगा, प्राइवेट अपनी मैनेजरियल स्किल्स लेकर आएगा, अपने आप जो काम है वो जल्दी होगा। आपने देखा होगा सरकारी काम लेट होते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट के साथ में पार्टनरशिप कर लेता है तो काम जल्दी कंप्लीट होता है। सो गवर्नमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि सरकार कई बार कैपिटल लगाती है, कई बार पूरा पैसा सरकार लगाती है, तो कई बार ऐसा होता है कुछ पैसा सरकार लगा रही है, कुछ प्राइवेट वाले लगा देते हैं, मिलकर होता है। ट्रांसफर ऑफ असेट्स, कोई असेट्स की रिक्वायरमेंट है, सरकार असेट्स भी देती है। सरकार ये भी मेक श्योर करके रखती है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होनी चाहिए, लोगों को जो भी फैसिलिटीज चाहिए लोगों को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। एनवायरमेंटल अवेयरनेस, हमें एनवायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। लोकल नॉलेज सरकार के पास में होती है, वो नॉलेज भी सरकार प्रोवाइड करा देती है। प्राइवेट सेक्टर का काम क्या है, प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपनी एक्सपर्टीज लेकर आता है कि वो ऑपरेशंस को बेटर तरीके से हैंडल कर सकता है, टास्क को मैनेज कर सकता है, कुछ इनोवेशन कर सकता है कि काम एफिशिएंसी के साथ में हो। कुल मिला के एक जो एंटिटी मिली है वो तो पब्लिक है, सरकारी है, और एक जो एंटिटी मिली है वो प्राइवेट है, मिलकर काम हो रहा है। जैसे मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो कोई हाईवे बनवाना है, अब सरकार जो है वो हाईवे के लिए क्या कर देती है, सरकार जो है वो लैंड दे देती है, सरकार भी कुछ फंड्स लगा देती है। कई बार होता है सरकार फंड्स नहीं लगा रही, सिर्फ प्राइवेट फंड्स लगा रहा है, प्राइवेट के साथ में मिल गई कि भैया ऐसा बोल दिया गया है, सरकार ने लैंड दे दिया, मान लो सरकार ने फंड्स भी लगा दिए, प्राइवेट को बोला है कि भैया आपको हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है और डिज़ाइन पूरी की पूरी आप देख लो, जो भी है इनोवेशन वगैरह सारी चीज़ें आप देखना, आप अपनी टेक्निकल स्किल्स लगाओ, आप अपनी एक्सपर्टीज़ वगैरह लगाओ, अगर और कोई पैसा लगता है तो ठीक है वो भी आप लगा लो, फिर हम एक काम कर देंगे, ये जो हाईवे बन रहा है ना ये 30-35 ईयर्स के लिए आपको ही दे देंगे, आप आराम से यहाँ पर टोल टैक्स कलेक्ट करो, रोड पर हम टोल टैक्स देते हैं ना, वहाँ से कमाओ, अपनी जो कॉस्ट लग रही है वो भी रिकवर कर लो, जो भी प्रॉफिट्स है वो भी रिकवर कर लो, बाद में दोबारा ये ज़मीन, ये जो हाईवे है वो सरकार का ही है, हमें ही हैंडओवर कर देना। तो होता पब्लिक का ही है, सरकार प्राइवेट को यूज़ कर रही है। इस तरह से होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो फीचर्स क्या है, कॉन्ट्रैक्ट विद द प्राइवेट पार्टी, प्राइवेट पार्टी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करा है कि भैया तुम डिज़ाइन बना दो, तुम कोई पब्लिक फैसिलिटी डेवलप कर लो। पब्लिक फैसिलिटी मेट्रो रेल भी हो सकती है, रेलवेज हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, रोड्स हो सकते हैं, हाईवेज हो सकते हैं, कुछ भी। फैसिलिटी इज फाइनेंस्ड एंड ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर, पैसा ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर लगा देता है पहले, और होती भी किसकी है, पब्लिक सेक्टर की ही होती है।
In PPP projects, the biggest advantage is that risk of designing and building the project is given to the private company. Private company का काम है कि भैया वही डिज़ाइन देखेगी, वही उस प्रोजेक्ट उस चीज़ को क्या करेगी, उस हाईवे वगैरह को बनाएगी। अगर कोई डिले हो रहा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही है, डिज़ाइन में कोई खराबी है, तो वो किसके माथे, वो किसके सर पर आएगा, वो प्राइवेट के सर पर आएगा। गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और इसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है कि भैया जो रिस्क ऑफ कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का काम किसको दे दिया, प्राइवेट को दे दिया। सिंस प्राइवेट कंपनीज अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आती है, कई बार प्राइवेट कंपनीज जो है वो पैसा भी लेकर आती हैं, इनका मैनेजमेंट भी फास्टर होता है, तो जो काम है वो स्पीड से हो सकता है, फास्टर होगा। कमियां क्या है, कई बार पब्लिक और प्राइवेट एंटिटी के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। फाइनेंस मिलने में कई बार दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर सरकार ही नहीं है, यहाँ पर एक प्राइवेट एंटिटी भी है, तो फाइनेंस अरेंज करने में हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। अब इसके लिए कोई एग्जांपल्स देती हूँ। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अगर आपने सुना होगा, एक हाईवे है जो बेसिकली 4 मेट्रो सिटीज़ को कनेक्ट कर रहा है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनको कनेक्ट कर रहा है। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो लैंड सरकार का है, प्राइवेट सेक्टर पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहा है, फिर वहाँ पर टोल टैक्स चला के पैसा इकट्ठा कर रहा है, बाद में 30-35 साल बाद में ओनरशिप वही सरकार की है अल्टीमेटली। हरियाणा के अंदर भी एक हाईवे है, कुंडली मानेसर पालवाल एक्सप्रेस लिमिटेड। हैदराबाद का मेट्रो जो है वो इसका अच्छा एग्जाम्पल है। श्री जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुरी के अंदर इसका एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के। तो फाइनली हम लोगों ने हमारा चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया। अब एक टॉपिक याद करो, मैंने आपको बताया था एक टॉपिक हमारे पास में रहता है कि भैया रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। कुछ स्कूल्स में ये टॉपिक कराया जाएगा, कुछ के अंदर नहीं कराया जाएगा। अगर कराया जाएगा तो पढ़ लो, बाकियों के लिए चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। तो देखो, हम पब्लिक सेक्टर के रोल की बात करते हैं, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947। आज़ादी के बाद में 1951 के अंदर हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। हम आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947। उसके बाद में हमारे देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार ने हर 5-5 साल के लिए प्लान्स बनाए, हर 5-5 साल के लिए प्लान्स बनाए। जैसे हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था 1951 के अंदर, 1 अप्रैल 1951 से एंड हुआ 31 मार्च 1956। तो ऐसे 5-5 साल के लिए हम लोगों ने बहुत सारे 5 ईयर प्लान्स बनाए। टोटल 12 5 ईयर प्लान्स हम लोगों ने बनाए। हम लोगों ने मेन रोल किसको दिया, हमेशा पब्लिक सेक्टर को, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर को। 1990 तक ऐसा ही चला, हम लोगों ने मेन रोल किसको दिया, गवर्नमेंट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को। 1990 के अंदर हम लोगों ने देखा कि यार सब कुछ खराब हो गया। हमारे हर देश के पास में क्या होता है, बहुत सारा फॉरेन करेंसी का रिजर्व होता है, US डॉलर वगैरह का रिजर्व होता है। हमारे फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे, हमारे पास में इतना ही फॉरेन रिजर्व पड़ा था कि हम अगले 2 वीक की असेंशियल चीज़ों का इंपोर्ट कर सकते थे, दैट्स इट। तो 1991 के अंदर सब कुछ बदल जाता है। हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर के रोल को कहीं ना कहीं कम करा और प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया। बोला ठीक है, पब्लिक सेक्टर काम करेगा और प्राइवेट सेक्टर को कंपटीशन देगा, जो बेस्ट है वो मार्केट में सर्वाइव करेगा, ठीक है। सो वही प्राइवेट के रोल को भी बढ़ाया गया। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज रीडिफाइंड। इट वाज नॉट सपोज टू एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड कम्पीट इन द मार्केट, कि भैया पब्लिक सेक्टर जो है वो भी प्राइवेट के साथ में काम करेगा और प्राइवेट को कम्पीट करेगा। प्राइवेट के रोल को भी हम लोगों ने क्या करा, इंक्रीज करा। तो वही सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी कि पब्लिक सेक्टर का हमेशा से क्या रोल रहा। बेटा, पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका ट्रांसपोर्ट आता है, कम्युनिकेशन आता है, फ्यूल एनर्जी आता है, हैवी इंडस्ट्री आता है, जैसे मशीनें जहां पर बनती हैं, स्टील वगैरह की इंडस्ट्रीज। तो अगर किसी भी देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, इंडस्ट्रीज खोलनी है, तो हमें पता है ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज तक आएगा, फैक्ट्री से सामान होलसेलर्स तक, रिटेलर्स तक, कंज्यूमर्स तक पहुंचेगा। ट्रांसपोर्ट चाहिए, हमें प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए। बिजली नहीं आएगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा। हैवी इंडस्ट्रीज चाहिए जहां पर मशीनें बनती हैं। सारा काम सरकार ने करा। देखो, सरकार ने क्या करा, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा। कोर सेक्टर यानी कि इंपॉर्टेंट सेक्टर को, जैसे स्टील प्लांट्स डेवलप करे, पावर प्लांट्स डेवलप करे, एविएशन, फ्लाइंग वाला सेक्टर हमारा हो गया, रेलवेज है। ऐसी जगह पर सरकार ने पैसा लगाया जहां पर मोटी इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, प्राइवेट सेक्टर के पास में इतना पैसा नहीं होता। जहां पर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की जरूरत थी और बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत थी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तब इतना एस्टैब्लिश्ड हमारे देश में नहीं था। अब हो गया MNCs के आने से। और तो और जहां पर प्राइवेट सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था, जैसे फर्टिलाइजर्स है, मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल्स है, इंजीनियरिंग है, इन जगहों पर भी पब्लिक सेक्टर ने पैसा लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा। और तो और पब्लिक सेक्टर सरकार ने एनकरेज करा
करा कि भैया कुछ फ्यूचर इंडस्ट्रीज है जो आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करेंगी, जैसे हमारा कंसल्टेंसी हो गया, उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, होटल्स है, ऑटोमोबाइल्स है, कार्स वगैरह बनाना। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करा कि तुम इन्वेस्टमेंट करो। तो कुल मिला के सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा। सेकेंड है रीजनल बैलेंस। देखो प्राइवेट सेक्टर जब अपना बिजनेस खोलता है तो वो ऑलरेडी एक पॉश एरिया में बिजनेस खोलता है, ताकि वहां पर ऑब्वियसली बात है पैसे वाले लोग सामान खरीदेंगे, प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट होगा। तो क्या होता है, पॉश एरिया तो डेवलप होते जाते हैं, जो बेचारे बैकवर्ड एरियाज है वो पीछे रहते जाते हैं। तो सरकार इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरिया में खोलती है ताकि बैकवर्ड एरियाज का भी डेवलपमेंट हो। तो एक रीजनल बैलेंस आता है, रीजनल डिस्पैरिटी दूर होती है। ये जो रीजनल डिस्पैरिटी है ना कि एक रीजन ग्रो कर रहा है, एक रीजन वही बैकवर्ड है, ये चीज सरकार कम करती है। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑल रीजन्स एंड स्टेट्स। सारे स्टेट्स वगैरह का डेवलपमेंट होना चाहिए, तो सरकार बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज खोल के उनका डेवलपमेंट करती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का भी फायदा उठाती है। जब सरकार को लग रहा है कि यार ऐसी इंडस्ट्री जहां पर बहुत कैपिटल लगेगी, ठीक है, वहां पर सरकार अपना बिजनेस खोलती है। जहां पर बहुत कैपिटल लगानी है, प्राइवेट सेक्टर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर प्राइवेट सेक्टर बहुत कैपिटल लगाकर बिजनेस खोल रहा है ना, तो वो आपसे हाई फीस चार्ज करके, हाई प्राइस चार्ज करके उस चीज की वसूली करेगा। जैसे आप एजुकेशन और हेल्थ की बात करो, अगर प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो बहुत उनमें पैसा लगा है, कैपिटल लगी है, इन्वेस्टमेंट लगी है, तो बेटा वो बहुत हैवी फीस चार्ज करते हैं और उस पैसे की वसूली कर रहे हैं। तो जहां पर बहुत कैपिटल लगती है वहां पर सरकार ने बिजनेस खोला। इससे सरकार को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिलता है। जब आप बहुत सारा प्रोडक्शन करते हो ना, मास स्केल पर, लार्ज स्केल पर, तो जब हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं तो अपने आप पर यूनिट को बनाने की जो कॉस्ट है वो बहुत कम आती है। इसे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं। चेक ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। देखो अगर प्राइवेट सेक्टर ही इंडस्ट्री खोलते जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्री कौन खोलते हैं? जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास में बहुत पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस, वही लोग और पैसे वाले होते जाएंगे। गरीब का डेवलपमेंट कैसे होगा? मतलब पावर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में है, कॉन्सेंट्रेशन हो रखा है इकोनॉमिक पावर का, यानी कि पावर सिर्फ कुछ लोगों के हाथ में है। सरकार ने इस चीज को हटाया कि भैया मैं इंडस्ट्री खोलता हूं, पब्लिक सेक्टर सेट्स लार्ज इंडस्ट्रीज जहां पर हैवी इन्वेस्टमेंट लगती है। फिर जो पैसा आता है वो किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है? एम्प्लॉयज के बीच में। पब्लिक सेक्टर में जो एम्प्लॉयज है वो कौन से हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज हैं, उनके बीच में पैसा जाता है, तो सबका डेवलपमेंट हो रहा है। इकोनॉमिक पावर यानी कि पैसा सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में नहीं है। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। देखो आज़ादी के बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि यार हम बहुत सारी चीज़ों का इंपोर्ट कर रहे थे। बेटा जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम हमारी करेंसी में पे नहीं कर सकते, हमें पे करना पड़ता है यूएस डॉलर में। तो हमारा यूएस डॉलर जा रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना जिन चीज़ों का हम इंपोर्ट कर रहे हैं वैसा का वैसा प्रोडक्ट हम हमारे देश में बनाने लग जाए, तो हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो जिन चीज़ों का हम इंपोर्ट कर रहे थे वैसा का वैसा प्रोडक्ट अगर हम हमारे देश में बनाने लग जाएं, इसको बोला जाता है इंपोर्ट का क्या बनाना? सब्सटीट्यूशन। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, कि जिन चीज़ों का पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे वैसा का वैसा प्रोडक्ट हम हमारे देश में बनाने लग जाते हैं, हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा तो ये यूएस डॉलर बचेगा। तो ये काम कौन करे? उसके लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस खोले गए, पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन्वॉल्व इन हैवी इंजीनियरिंग। जो कैसे गुड्स बना रहे थे? इंजीनियरिंग गुड्स, क्योंकि पहले हम इंजीनियरिंग गुड्स, मशीनें वगैरह इंपोर्ट कर रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस खोले गए जो इंजीनियरिंग गुड्स बनाएंगे जिनका पहले हम इंपोर्ट कर रहे थे, ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। और लास्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी टूवर्ड्स पब्लिक सेक्टर सिंस 1991। 1991 के अंदर सब कुछ बदल गया था, ठीक है। 1991 के अंदर हम लोगों ने पब्लिक के रोल को कम करा और प्राइवेट के रोल को बढ़ाया, प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया। तो तब से क्या क्या चेंजेस आए? 4 चेंजेस है। पहला है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8 देन टू 3। बेटा पहले ऐसा था 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो रिजर्व थी कि ये 17 इंडस्ट्रीज तो ऐसी हैं जो पब्लिक सेक्टर ही खोल सकता है, प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रीज को खोल ही नहीं सकता। इस नंबर को कम कर दिया गया 1991 में और सिर्फ 8 कर दिया गया कि भैया सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज ही ऐसी हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हैं, कि ये पब्लिक सेक्टर खोल सकता है, बाकी सारे इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर भी खोल सकता है। बाद में 2001 के अंदर इस नंबर को कम करके सिर्फ 3 कर दिया गया। आज की डेट में सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज ही ऐसी हैं जो सरकार के लिए रिजर्व हैं, कि भैया सरकार ही इन्हें खोल सकती है, बाकी सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर आपके मेरे हम जैसे लोग खोल सकते हैं। 3 कौन कौन सी है? एटॉमिक एनर्जी, जाहिर सी बात है, आर्म्स, और एक है रेलवेज, ठीक है, रेल ट्रांसपोर्ट।
सेकेंड है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स। सरकार जब अपने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को बेचती है ना, ताकि प्राइवेट का रोल बढ़ जाए और सरकार का रोल कम हो जाए, उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स ऑफ अ सिलेक्ट सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सिलेक्ट सेट मतलब सिलेक्टेड, कुछ कुछ। डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है, सेल ऑफ इक्विटी शेयर टू द प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर को बेच देना ताकि प्राइवेट का रोल बढ़ जाए, पब्लिक का रोल कम हो जाए। जब शेयर्स बेचे जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है पैसा आएगा, सो रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेस, पैसा आएगा, जो पैसा नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में लगा हुआ था। मतलब क्या है बेटा, एक होता है स्ट्रैटेजिक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। स्ट्रैटेजिक मतलब जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, जैसे रेलवेज है, एटॉमिक एनर्जी वगैरह है ना, आर्म्स वगैरह है। एक होता है नॉन स्ट्रैटेजिक, जो हमारे देश के लिए उतना जरूरी नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उनमें अगर सरकार ने कुछ पैसा लगा रखा था, शेयर्स वगैरह खरीद रखे थे, तो उन शेयर्स को प्राइवेट को बेच देना। शेयर्स बेचोगे, आपके पास में पैसा आएगा, ठीक है। तो रिलीजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, पब्लिक रिसोर्सेज मतलब पैसा जो कहां पर लगा हुआ था, नॉन स्ट्रैटेजिक लेस इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में लगा हुआ था, ठीक है भैया। पैसा आया, उससे सरकार अपना पब्लिक डेट, अपना कर्जा, अपना लोन रीपे करेगी, इंटरेस्ट का बर्डन कम होगा। शिफ्टिंग द बिजनेस रिस्क ऑफ प्राइवेट टू प्राइवेट कंपनी, जब सरकार पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर्स प्राइवेट को बेच देती है तो बेटा कहीं ना कहीं वो प्राइवेट के हो गए, रिस्क जो था वो आपने प्राइवेट कंपनीज पर शिफ्ट कर दिया। वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो सही से काम नहीं कर रहे थे, उनके शेयर्स अगर आप प्राइवेट को बेच रहे हो तो आपने प्राइवेट पर रिस्क शिफ्ट कर दिया है। फ्रीइंग दीज एंटरप्राइजेस फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकार का कंट्रोल कम करना, प्राइवेट का रोल बढ़ाना। अब ऐसा भी होता है, देखो पहले क्या होता था, जैसे टेलीकॉम है ना, कम्युनिकेशन के लिए हो गया ना टेलीकॉम, फोन वगैरह, तो जैसे हम सिम लेते हैं, ये टेलीकॉम जो था ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट के अंडर आता था, BSNL, MTNL। तो उस टाइम पर अगर एक टेलीफोन कनेक्शन तक लेना होता था तो उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता था, 3-3, 4-4 महीने। अब जैसे ही पब्लिक सेक्टर इसमें कम हो गया और प्राइवेट सेक्टर आ गया तो हमें बेटर सर्विसेज मिलने लग गई ना। आप खटाक से जाकर एक सिम खरीद कर ला सकते हो, 3 घंटे में सिम चालू हो जाती है। हमें अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं, बेटर नेटवर्क मिल रहा है, बेटर हमें इंटरनेट कनेक्शंस मिल रहे हैं। सो व्हेन गवर्नमेंट अलाउड प्राइवेट कंपनीज इनटू सेक्टर्स जहां पर पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही था, जैसे टेलीकॉम, तो पब्लिक को भी बेटर सर्विसेज मिलने लग गई, वो भी सस्ती प्राइसेस पर। जब एयरटेल आया है, जियो आया है, वोडाफोन आया, एयरसेल आया, हमें बेटर सर्विसेज मिलने लग गई हैं, वो भी चीप प्राइसेस पर। सेकंड क्या है, थर्ड है पॉलिसी रिगार्डिंग 6 यूनिट्स टू बी द सेम एज दैट फॉर द प्राइवेट सेक्टर। देखो प्राइवेट सेक्टर के केस में क्या होता है, अगर कोई बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, वो बिजनेस शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है, ऐसे ही होता है, क्लोज डाउन हो जाता है। पब्लिक में ऐसा नहीं होता। मान लो अगर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सही से नहीं चल रहा तो भी सरकार उसमें पैसा लगाती रहती है, मतलब सरकार का पैसा खराब हो रहा है। अब सरकार ने बोला कि भैया इन PSUs को जो सही से नहीं चल रहे ना, इन्हें भी हम प्राइवेट की तरह ही ट्रीट करेंगे। जो 6 यूनिट्स है, यानी कि ऐसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो लॉसेस के अंदर हैं, जो सही से नहीं चल रहे हैं, एक काम करो, इन PSUs को एक बोर्ड को ट्रांसफर कर दो, जिस बोर्ड का नाम है BIFR। क्या नाम है? BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये बोर्ड चेक करेगा इन 6 यूनिट्स को, इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को जो लॉसेस में जा रहे हैं, इन्हें ये बोर्ड चेक करेगा। बोर्ड को लगता है इन्हें सही करा जा सकता है तो वो इन्हें रीस्ट्रक्चर करेगा, सही करेगा ताकि ये प्रॉफिट्स अर्न कर सके। बोर्ड को लग रहा है यार ये सही नहीं हो सकते, ये लॉसेस में ही रहेंगे, तो बोर्ड फिर उन्हें क्या कर देता है, क्लोज डाउन कर देता है। मतलब जो 6 यूनिट्स हैं, जो PSU सही से नहीं चल रहे, लॉसेस में जा रहे हैं, उन्हें प्राइवेट की तरह ट्रीट करो कि प्राइवेट वाले भी तो बंद कर देते हैं ना लॉसेस में है, तो वैसे ही बंद कर दो। बोर्ड को ट्रांसफर करो, बोर्ड देखेगा सही चल रहा है तो वो थोड़ा बहुत सही करने की कोशिश करेगा, रीस्ट्रक्चर करेगा, नहीं हो पाएगा तो बंद कर दो, ठीक है, क्लोज डाउन कर दो। लास्ट है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कुल मिला के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कह लो, चाहे आप अंडरटेकिंग कह लो, और जो भी मिनिस्ट्री है ना, जो भी मिनिस्ट्री है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है, इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है। जैसे मैंने बोला रेलवे मिनिस्ट्री और इंडियन रेलवेज के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हो रहा है कि भैया हम तुम्हें ऑटोनॉमी दे रहे हैं, हम तुम्हें फ्रीडम दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करा जाता है, टारगेट सेट करा जाता है कि ये आपके टारगेट है, आपको ये अचीव करना है 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर। मिनिस्ट्री जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को टारगेट दे रही है कि आपको ये टारगेट अचीव करना है, और साथ में टारगेट के साथ में फ्रीडम भी दी जाती है।
फ्रीडम को बोला जाता है, ऑटोनॉमी भी दी जाती है कि तुम तुम्हारे लेवल पर डिसीजंस खुद ले सकते हो, तुम्हें हमसे ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर तुम टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे टाइम पर तो हम तुमसे जवाब मांग लेंगे, यू विल बी आंसरेबल। तो वही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है? एक एग्रीमेंट है। किसके बीच में? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और मिनिस्ट्री के बीच में। इसमें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए टारगेट सेट करे जाते हैं, उन्हें ऑपरेशनल ऑटोनॉमी फ्रीडम दी जाती है कि वो उन टारगेट्स को अचीव कर सके। फिर भी अगर अचीव नहीं कर पाई तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो ये कुछ कुछ चीजें हुई पब्लिक सेक्टर के अंडर, चेंजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। समझ में आ गई सारी बातें? तो इसी के साथ में हम लोगों ने हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया और माइक्रो के अंदर भी हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक पढ़ लिया। अब अगला चैप्टर आएगा आपके पास में माइक्रो का प्रोडक्शन फंक्शन, यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना। नोट्स जितने भी हैं सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल NY क्लासेस बाय नेहा जांगिड और एप्लीकेशन पर मिलेंगे, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू मेक वन शॉट्स लाइक दिस। आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।